नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। ज्ञानडा पे मैं हूँ शेफाली और आज डिस्कशन करने वाले हैं सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से रिक्वेस्टेड टॉपिक इंडियन लॉजिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। और इंडियन लॉजिक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हाल फिलहाल में आया है। मतलब मैं कहूँ कि 2 साल 3 साल पहले आया है। हमारे टाइम में जब हमने एग्जामिनेशन दिया था टेट का, उस टाइम पे इंडियन लॉजिक का कंसेप्ट नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में ही इंडियन लॉजिक का पूरा कंसेप्ट आता है। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि आपका जो 6 नंबर का यूनिट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ही डिटेल वे में पेशेंस के साथ में समझेंगे इंडियन लॉजिक को। समस्या दुविधा स्टूडेंट्स को इसलिए हो रही है क्योंकि अधिकांश जो शब्द हैं वो एक्चुअली में इंडियन लॉजिक के अंदर में संस्कृत और हिंदी के हैं और उनको लिखा गया हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी प्रॉपर सही तरीके से नहीं लिखा है। और अगर मैं बुक की बात करूं, अरिहंत की बुक की बात करूं या पियर्सन की बुक की बात करूं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है और त्रुटियां बहुत ज़्यादा हैं। त्रुटियां होने की वजह से, स्पष्टता ना होने की वजह से इस सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर इस टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और समस्याएं हैं। और ये जेन्युइनली है। सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि हिंदी और जो संस्कृत के शब्द हैं उनको इंग्लिश में लिखा गया है, वो भी इंग्लिश में सही तरीके से नहीं लिखा है। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनका संस्कृत स्ट्रांग नहीं है या हिंदी में जो स्पष्ट रूप से नहीं जानते, वो कैसे इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में हर बार अगर मैं कहूँ कि लॉजिकल रीजनिंग से अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं और आपके 2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, घुमाता फिराता बिल्कुल भी नहीं, इंडियन लॉजिक से आते हैं। तो आपके जो 2 नंबर है, 2 क्वेश्चन है, मैं कहूँ 4 नंबर के, तो यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको इस टॉपिक को ठीक उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो आज का सेशन देखने से पहले 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कि पीडीएफ पूरी दूंगी मैं आपको। तो जितना मैं आप लोगों को चार्ट्स के थ्रू मैंने पढ़ाया है या पढ़ाऊंगी, उतना ही आपको पढ़ के जाना है। डिटेल में, डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इररिलेवेंट है, अननेसेसरली चीजें दी हुई हैं। तो उनको फिल्टर करके सिर्फ वही पढ़ना है जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में काम बन जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैक्सिमम वर्ड्स जो आपके संस्कृत के और हिंदी के हैं, आप उन्हीं वर्ड्स में अगर समझेंगे तो ही आपको ये टॉपिक क्लियर तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैंने मैक्सिमम वर्ड्स को हिंदी और संस्कृत में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, तीनों ही भाषाओं में है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में आपको समझना है। तो अगर आपको ना समझ में आए कोई ऐसे संस्कृत के शब्द या कोई ऐसे हिंदी के शब्द, वैसे तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिर भी अगर ना समझ में आए तो पहली बार जब आप वीडियो देखेंगे तो 80% आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर इन केस कुछ रह जाए 20% या 30% या 25%, तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। 2 दिन 3 दिन सरसरी निगाह से देखोगे, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपके इस टॉपिक को क्लियर बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए मैंने कई सारे सोर्सेस इंटरनेट से, मटेरियल से, बुक्स से निकाला है और ये पूरा फ्लैट, एक आप कह सकते हो कि फ्लो चार्ट के थ्रू एकदम सिंप्लीफाइड वे में इंडियन लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मतलब मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं कि ये सारी चीजें, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। आपको पढ़ना इतना कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो बेसिक पढ़ना है सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी। तो एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपका ये टॉपिक होने वाला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 6 है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 पार्ट में है। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है आपका वेस्टर्न लॉजिक का है, जिसको एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने दिया हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ये जो 3 पार्ट्स है, ये इंडियन लॉजिक का पार्ट है, ठीक। जिसको जो आपके इंडियन फिलोसफी स्कूल्स के अंदर में आता है, और इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के अंदर में टोटल 9 स्कूल्स है जो हमें नहीं पढ़ने, टोटल 9 भी नहीं पढ़ने। तो 9 स्कूल के अंदर में एक स्कूल है आपका न्याय शास्त्र। उस न्याय शास्त्र के भी अंदर में एक टॉपिक है, मतलब जो आपके 9 फिलोसफिकल स्कूल हैं उसके अंदर में एक आता है न्याय शास्त्र स्कूल, या न्याय शास्त्र का दर्शन आप बोल सकते हो, या न्याय शास्त्र ही। और न्याय शास्त्र के अंदर में आपका एक आता है क्या, सिंपल सा एक टॉपिक है, छोटा सा इंडियन लॉजिक का टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक। तो टॉपिक के अंदर टॉपिक है और एक टॉपिक के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो हमें पढ़ना है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको जो मेन सिलेबस है एक बार मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, जिसे हमें पढ़ना है। तो बात करें अगर इंडियन लॉजिक की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इंडियन लॉजिक यानी कि मीन्स ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। और अब प्रमाण पढ़ेंगे। प्रमाण देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमाणास लिखा हुआ है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये प्रमाणास पढ़ोगे। प्रमाणास का तो कोई मतलब ही नहीं होता है,
ना इंग्लिश में होता है ना हिंदी में होता है। यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रमाणास क्या है, प्रत्यक्षा क्या है। प्रत्यक्षा जैसा कोई शब्द ही नहीं है, शब्द है प्रत्यक्ष। अनुमाना, अनुमानन ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, इंग्लिश में अपने लिखने की एक शैली होती है जिसमें आप ए लगा देते हो। अब जो हिंदी के बच्चे हैं या जो संस्कृत में चीजों को पढ़ रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा कि अनुमाना क्या है? अनुमाना तो कभी पढ़ा नहीं, वर्ड ही उनको अनभिज्ञ सा लगेगा, लगेगा कि इस वर्ड के बारे में तो कभी जाना नहीं, पढ़ा नहीं। लेकिन एक्चुअली में ये वही वर्ड है जिसको आपने सुना है, अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से शायद समझने में समस्या होगी। लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान शब्दों में आज का सेशन मैंने बनाया है, तो बिल्कुल आप क्लियर होकर के पेशेंस के साथ में, इसके पहले आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है खुद से या कहीं और से पढ़ा है, तो 2 मिनट के लिए उन कंसेप्ट को, उन टॉपिक को भूल जाइए। जितनी देर आप ये सेशन देखोगे सिर्फ वही समझो, वही देखो जो मैं आपको समझा रही हूं या जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक बात? अब समझिए, पहला क्या है, इंडियन लॉजिक पढ़ना है। इंडियन लॉजिक के अंदर में मीन्स ऑफ नॉलेज पढ़ना है, यानी कि ज्ञान का माध्यम, मीन्स ज्ञान का माध्यम पढ़ना है। मतलब भारतीय आप तर्कशास्त्र पढ़ेंगे, भारतीय तर्कशास्त्र के अंदर में तर्क करने का जो ज्ञान आता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रमाण पढ़ेंगे। तो प्रमाण क्या है, प्रमाण टोटल आपके 6 प्रकार के हैं। कितने हैं? 6 प्रकार के। और अब प्रमाण जो है वो आपके भारतीय तर्क शास्त्र के अंदर आता है। अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो छोटा सा। इस वीडियो को चाहो तो 2 बार भी देख दो, पहली बार देखोगे तो 80% समझ में आ जाएगा। इन केस अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्योंकि शब्द नए हैं, अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है तो पहली ही बार में पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, नहीं तो दूसरी बार इस वीडियो को 2x पे भगा करके देख लेना, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक, अब समझो प्रमाण के अंदर में क्या है, 6 है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान। तीसरा है उपमान। ठीक, अब इसको क्या है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो उपामाना पढ़ोगे या उपमाना पढ़ोगे। तो उपमाना जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगे तो और क्या होगा फिर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, फिर शब्द है। देखो शब्द, ये एक ऐसा वर्ड है, शब्द पढ़ने में इसको शब्दार्थ ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली में ये जो वर्ड है शब्द है। फिर पांचवा क्या है, अर्थपति। ठीक, अर्थपत्ति। ओके, फिर छठा है क्या, अनुपलब्धि। तो ये 6 पार्ट्स हैं आपके प्रमाण के अंदर में। ठीक, प्रमाण माने एविडेंस, साक्ष्य, वो चीज। ठीक, ऐसे कोई भी शब्द नहीं है जो पहले आपने ना सुना हो या जो अपने व्यवहारिक जीवन में, जिंदगी में आप यूज ना करते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने सिनोनिम्स यूज किया होगा। ठीक, प्रमाण ना बोल करके आपने एविडेंस बोला होगा, प्रमाण ना बोल करके आपने प्रूफ बोला होगा, प्रमाण ना बोल करके आपने शायद प्रत्यक्ष बोला होगा या कुछ भी बोला होगा। ठीक, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो शायद आपने पहले यूज ना किया हो। तो 2 चीज हो गया, एक तो इंडियन लॉजिक का यहां से पार्ट हो गया, फिर प्रमाण का ये पार्ट हो गया, फिर थर्ड जो हो गया क्या आपका, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको अर्थपति नहीं पढ़ना है, शब्द नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपको उपमाना नहीं पढ़ना है, अनुमान के स्ट्रक्चर को और काइंड्स ऑफ अनुमान पढ़ना है, यानी कि आपको व्याप्ति पढ़ना है, हेत्वाभास पढ़ना है। ठीक, अब इन्हीं चीजों का इंग्लिश में भी टर्म्स दिया है। बात करें प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष को इंग्लिश में परसेप्शन बोल देंगे, अनुमान की इन्फ्रेंस बोल देंगे, उपमान को कंपैरिजन बोल देंगे, शब्द को वर्बल टेस्टिमोनी बोल देंगे, अर्थपत्ति को इम्प्लीकेशन बोल देंगे एंड अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन बोल देंगे। ठीक, यहाँ पे बात करें अगर अनुमान को, तो वापस देखो अनुमान इन्फ्रेंस लिखा हुआ है, तो यही अनुमान का इन्फ्रेंस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। व्याप्ति को इनवेरिएबल रिलेशन बोल देंगे, हेत्वाभास को फैलिसी ऑफ इन्फरेंस बोल देंगे। क्योंकि ये जो शब्द है यानी कि इंडियन जो लॉजिक है यानी भारतीय तर्कशास्त्र जो है वो हिंदी भाषा में है, और संस्कृत भाषाओं में और हिंदी भाषा का मिश्रण आप कह सकते हो। जो पहले संस्कृत था, संस्कृत काफी क्लिष्ट था, यानी कि बहुत डिफिकल्ट था। तो संस्कृत सभी को नहीं समझ में आता था। जो ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में, या देवताओं की जो भाषा है वो संस्कृत की भाषा है। ठीक, तो हमारा जो सनातन धर्म है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो संस्कृत भाषा में ही सारी वार्तालाप, बातें, मंत्र उच्चारण सब कुछ संस्कृत भाषा में ही है। तो संस्कृत भाषा सामान्य जन को, यानी कि ब्राह्मणों की बात करो, जो सामान्य जन है, प्राणी है, उनको समझ में नहीं आती थी। ठीक, उनके पास में शिक्षा का अभाव भी रहता था। अब संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, तो संस्कृत का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए संस्कृत की क्लिष्ट भाषा को रूपांतरण किया, और कई बार रूपांतरण करने के बाद में आपकी ये जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत का बहुत ही रिफाइंड और रूपांतरित किया हुआ एक तरीके का भाषा है या लैंग्वेज, आप समझ सकते हो। इसीलिए बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं और हिंदी के शब्द को आप देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, है ना, बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। और अगर बात करें इंग्लिश की, यानी कि अंग्रेजी भाषा की बात करें, तो अधिकांश शब्द
अंग्रेजी के संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। मैं यहाँ तक कि जो आपका सिलेबस है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का, ये वाला जो सिलेबस है, इस सिलेबस की भी मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो अरस्तु ने दिया हुआ है, इसको दो पार्ट में है। एक तो क्या है आपका वेस्टर्न लॉजिक है जो अरस्तु ने दिया हुआ है, इंग्लिश में आप एरिस्टोटल बोलोगे, और ये है आपका इंडियन लॉजिक का पार्ट। तो वेस्टर्न लॉजिक जो आपका पार्ट है, ये भी हिंदी और संस्कृत से ही उठाए हुए शब्दों का मिश्रण करके उनको अंग्रेजी में, क्योंकि उनको समझ में आए, वहां के लोगों को समझ में आए, इस वजह से अरस्तु ने वहां के लोगों को समझ में आने के लिए उनकी भाषा में वो चीज बताई, ताकि भाई ऑब्वियसली अगर आप मुझे मेरी भाषा में बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। अब हमारी भाषा तो इंग्लिश नहीं है, हमारी भाषा तो हिंदी है, तो हम क्यों उनकी भाषा में समझे, हम तो अपनी भाषा में समझेंगे ना, तभी तो हमें समझ में आएगा। भाई अरस्तु ने इस बात को अपनी भाषा में समझाने के लिए इंग्लिश का रूपांतरण करके संस्कृत और हिंदी का रूपांतरण किया इंग्लिश में, ताकि उनको समझ में आए। और हम बेवकूफों की तरह मतलब हमारी ही चीजों का रूपांतरण किया गया ताकि उनको समझ में आए, और हम अपनी ही चीजों को छोड़ करके उनकी रूपांतरित की हुई चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहां से समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आने वाला। इसीलिए आज की जो टॉपिक है, दिमाग, दिल और बुद्धि एकदम स्थिर करके उसी तरीके से समझना है जिस तरीके से वाकई में चीजें दी हुई हैं। इतना समझ में आया कि एक्चुअली में ये सिलेबस आपको क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जो अप्रोच आपको देना चाहिए सिलेबस को समझने के लिए, वो अप्रोच आप दे ही नहीं रहे हो। आप इसको हिंदी में समझोगे आपको समझ में आएगा, आप इसको संस्कृत और हिंदी में मिश्रित करके समझोगे समझ में आएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बोली क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आप इंग्लिश में इस चीज को समझाइए, आप इस चीज को हिंदी में भी समझाइए और इंग्लिश में भी समझाइए। तो भैया आपका जो लैंग्वेज है आप उसमें समझिए, ठीक। बाकी इंग्लिश और हिंदी तो हम लोग करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं पूरा पीडीएफ आपको जो है वो शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको जो पढ़ना है सिर्फ वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इंडियन फिलोसफिकल थॉट का, यानी कि भारतीय दो दर्शन शास्त्र है, उनमें बहुत सारे विचार आए हैं, ये उनका थॉट है। फिलोसफी जैसे शब्द कहाँ से आया, एटिमोलॉजिकल शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। जो चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगी। हालांकि आपके पास में समय बच जाए रह जाए तो आप इन सारी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो मेन चीज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं, और जो मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे चीजें मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझाई हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे चीजों को, ठीक है। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसको हमें देखना नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम को मैंने बिल्कुल अपने तरीके से अपने शब्दों में एकदम क्लियर तरीके से समझाया है। हम उसके ऊपर में आएंगे डायरेक्टली। हम समझेंगे क्या कि इंडियन फिलोसफिकल स्कूल क्या है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये इंडियन लॉजिक आया कहाँ से, यानी भारतीय तर्कशास्त्र आया कहाँ से। तो जो भारतीय तर्कशास्त्र है वो न्याय शास्त्र से आया, ठीक। न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र आपकी एक विचारधारा है या स्कूल ऑफ थॉट है या दार्शनिक या दर्शन शास्त्र विद्यालय है, ठीक। अब दर्शन शास्त्र विद्यालय क्या है? तो देखिए, जो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें बहुत सारे मत हुए, बहुत सारे सोच हुए, बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे धर्म आए, और हर धर्म ने अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई, या हर धर्म ने एक आइडियोलॉजी को फॉलो किया, ठीक। बनाई का नहीं मैं कहूंगी, कि फॉलो करने के बाद मैं कहूंगी, ठीक है। किसी चीज को आप किसी और नजरिए से देख रहे हो, कोई और किसी और नजरिए से देख रहा है, कोई और किसी और नजरिए से देख रहा है, तो सभी का जो समावेश है, ठीक है, सभी का जो समावेश है, तो वो क्या हो गया? वो आइडियोलॉजिकल समावेश हो गया, वो एक दर्शन शास्त्र हो गया। इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारा सनातन धर्म था या पुरातन धर्म था या भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करें, उसमें बहुत सारे लोग थे, है ना, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग तरीके की उनकी सोच थी, विचार थी, आइडियोलॉजी थी, ठीक। अब आइडियोलॉजी तो थी, ठीक है, अब आइडियोलॉजी तो थी, लेकिन आइडियोलॉजी का आधार क्या था, मतलब हम किस आधार पे पढ़े? सोचने तो बहुत सारे वाले लोग थे, लेकिन हम किसको माने कि किनकी सोच सही थी? तो भाई हमने क्या किया, उनका वर्गीकरण किया। दो तरीके से वर्गीकरण किया। आप पहले तो बिल्कुल पेशेंस होकर के मेरी बात कहानी की तरह एकदम सुनी, बिल्कुल कहानी स्टोरी की तरह बिल्कुल सुनो, बहुत मजा आएगा। और आप सोचोगे कि मैम ये इतना इजी टॉपिक है, हमने सोचा भी नहीं था, ठीक।
इस एक एक बात जितनी भी मैंने आज बोली है अभी तक, सेशन जब से शुरू हुआ है, एक भी बात आपके कॉन्टेक्स्ट के बाहर की बात नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मेंटली एक प्रिपेयर हो जाए, दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो बेस एकदम आपका प्रिपेयर हो जाए चीजों को समझने के लिए। बिल्कुल पहले का कंसेप्ट आपने जो पढ़ा है उसको एक तरफ रखिए और अब स्क्रीन पर ध्यान से बिल्कुल देखते हुए समझते हुए चलिए। तो बात क्या है, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल की बात करें, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालयों की बात करें, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय का मतलब बहुत सारे अलग अलग थॉट्स वाले लोग। अब इसमें 9 थे, टोटल 9 थॉट्स थे या 9 स्कूल आप बोल सकते हो, ठीक। अब 9 स्कूल थे, इनका वर्गीकरण किया गया, किस आधार पे किया गया, वेद के आधार पे किया गया, ठीक। वेद के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया। तो पहले क्या थे, पहले वो आए जो वेद को स्वीकार करते थे। भाई दो ही चीज होगी ना, या तो आप किसी चीज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक। जो आप इंडियन फिलोसफिकल स्कूल का वर्गीकरण आप करोगे उसका आधार क्या होगा, है ना। जो 9 स्कूल थे वो तो ठीक थे, ठीक है कि 9 स्कूल थे। अब इनको कैटेगराइज किया गया ताकि चीजों को और आपको सही तरीके से समझ में आ सके। मतलब ठीक है, ये तो किसी जमाने में बात हुई थी, हमें कैसे समझ में आएगा। तो हमें समझ में आए इस वजह से चीजों को सिंप्लीफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया और एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, ठीक। अब जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो किसके आधार पे हुआ है, वेद के आधार पे हुआ है। अब वेद के आधार पे हुआ तो सभी तो कोई वेद नहीं मानेगा, क्योंकि भाई अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग स्कूल है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोच विचार है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक का विचार हो वही अलग का विचार हो। लेकिन अधिकांश लोगों का जो विचार था, मतलब जो मैक्सिमम चीज होती है, जैसे कि भारत और इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक। अगर किसी और आधार पे हुआ होता, मतलब कि रंग गोरे काले और इस बेसिस पे हुआ होता तो बहुत दिक्कत होती। लेकिन भारत का और जो इंडिया का, सॉरी इंडिया का पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो किस आधार पे हुआ कि भैया ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी जगह जहां पे अधिकांश लोग हिंदू है वो हिंदुस्तान वाला क्षेत्र हो गया, अधिकांश लोग जहां पे मुस्लिम है वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। इसी आधार पे पार्टीशन हुआ ना। तो सिंपल एक कैटेगरी बना दी कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में इस समुदाय के लोग हैं वो ये हो गया, और जिस एरिया, जिस समुदाय के जो लोग हैं वो मुस्लिम है, वो क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये सिंपल था। लेकिन अगर आप हिंदू, ब्राह्मण और सिख और ईसाई और मुस्लिम्स में भी अगर आप शिया और सुन्नी और तमाम इन सारी चीजों के आधार पर अगर आप पार्टीशन करते तो बड़ी समस्या हो जाती। फिर आप, तो फिर जगह जगह देश ही बनाने पड़ते फिर, है ना। तो इसी तरीके से कैटेगराइजेशन का जो एक बेस होना चाहिए वो बड़ा बेस होना चाहिए, ठीक। एक ऐसा वाइडर बेस होना चाहिए जो मैक्सिमम लोग उसके अंदर में आते हो, ठीक। तो यहां पे भी जो आपके इंडियन फिलोसफिकल स्कूल थे, अब देखिए ध्यान से, जो भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय थे उनका वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। अब जो वर्गीकरण किया गया वो वेद के आधार पे किया गया। तो ऐसे लोग जो वेद को स्वीकार करते थे, सिंपल, और ऐसे लोग जो वेद को स्वीकार नहीं करते थे, मतलब जो एक्सेप्ट करते थे वेद को और जो एक्सेप्ट नहीं करते थे वेद को। मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे सोच थे, विचार थे, फिलॉसफी थी जो कहती थी कि जो प्राइमरी सोर्स है, यानी कि मुख्य जो स्रोत है ज्ञान का, वो वेद है। तो वो आगे किसमें, इधर वाले में, इस वाले कैटेगरी में आ गए, जो मानते थे कि भाई जो प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का वो क्या है, वो वेद है। और ऐसे लोग जो ये बोलते थे कि भाई जो प्राइमरी सोर्स है, यानी कि मुख्य जो स्रोत है ज्ञान का, वो वेद नहीं है, हम नहीं मानते। तो वो आगे क्या, इसमें आ गए, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में आ गए। अब जो वेद को स्वीकार करते थे उनको सिंपली बोला गया क्या, आस्तिक बोला गया। एक सेकेंड। ठीक है। तो अब जो वेद को स्वीकार करते थे उनको क्या बोला गया, उनको आस्तिक बोला गया। आस्तिक माने क्या, जो वेद को स्वीकार करते हैं, इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स बोलोगे, सिंपल। तो जो वेद को स्वीकार नहीं करते थे उनको नास्तिक बोला गया, मतलब हेट्रोडॉक्स बोला गया, सिंपल। हिंदी को समझिए, इंग्लिश को साइड में करिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश भी मैंने लिखा हुआ है, समझाते हुए चल रही, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। तो आस्तिक कौन, आस्तिक कौन हुए, जो वेद को स्वीकार करते थे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे। नास्तिक कौन, जो वेद को स्वीकार नहीं करते थे, इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंग्लिश में क्या बोलोगे, हेट्रोडॉक्स बोलेंगे, सिंपल। तो आस्तिक वो लोग जो एक्सेप्ट करते थे क्या, एक्सेप्ट करते थे क्या, अथॉरिटी ऑफ वेदास, जो वेदास की अथॉरिटी को, वेदास के अधिकार को एक्सेप्ट करते थे और ये मानते थे कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है वो वेदा है, सिंपल। उनको बोला गया आस्तिक। नास्तिक कौन, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने क्या एक्सेप्ट नहीं किया, अथॉरिटी ऑफ वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने वेदास के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारी सोच ये है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आपका वेद नहीं है, हम नहीं मानते। तो ऐसे लोग जो मानते थे
मतलब ऐसे लोग जो स्वीकार करते थे वेद के एग्जिस्टेंस को या एज अ अथॉरिटी, वो कितने हुए? वो हुए आपके 6, ठीक, 6 हो गए। और जो नहीं एक्सेप्ट करते थे वो कितने हुए? 3 हुए, ठीक है। जो एक्सेप्ट करते थे वो कितने हुए? वो 6 हुए। जो एक्सेप्ट नहीं करते थे वो कितने हुए? वो हो गए आपके वो हो गए आपके कितने? 3। टोटल कितने हैं? टोटल 9 है। तो टोटल 9 है। तो 9 में से क्या हुआ? जो एक्सेप्ट करते थे वो आ गए किसके अंदर में? आस्तिक के अंदर में आ गए। अब देखो कौन कौन थे जो एक्सेप्ट करते थे। तो न्याय, ठीक है, न्याय की बात करें, न्याय स्कूल ऑफ थॉट, सांख्य स्कूल ऑफ थॉट, वैशेषिक स्कूल ऑफ थॉट, योग, मीमांसा, मीमांसा के अंदर में आ जाएगा पूर्व मीमांसा, और बात करेंगे क्या? वेदांत की बात करेंगे। वेदांत को आप उत्तर मीमांसा के भी नाम से जानते हो। वेदांत के अंदर भी सब कैटेगरी है, अद्वैत है, विशिष्ट द्वैत है, द्वैत है। और वेदांत के बाद में भी आया नियो वेदांत, जो कि वेदांत का ही रूपांतरित था, या उसी का आप बोल सकते हो कि नियो एक नवीनी वेदांत, आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो, जिसमें कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, भक्ति, राजयोग के बारे में, रामानुज के बारे में और विवेकानंद जी के बारे में चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक, जिन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, ये सारे वो स्कूल थे। स्कूल का मतलब क्या? स्कूल का मतलब थॉट, फिलोसफी, आइडियोलॉजी, ऐसे आप समझिए। ठीक, अब न्याय में आप क्या पढ़ते थे? न्याय में आप पढ़ते थे लॉजिक के बारे में, तर्कशास्त्र के बारे में। वैशेषिक के बारे में आप एम्पिरिज्म के बारे में पढ़ते थे, यानी अनुभववाद के बारे में पढ़ते थे। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लो। सांख्य क्या था? सांख्य ड्यूलिज्म की बात करता था, ड्यूलिज्म की मतलब द्वैतवाद की बात करता था। ठीक, योग के अंदर में क्या था? योग के अंदर में आपकी जैसे कि जो आपकी महर्षि पतंजलि ने योग का कंसेप्ट दिया था, इसमें मन को, चित्त को, आत्मा को, शरीर को कैसे एक मिलाना है और परमात्मा तक कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें योग के अंदर में थी। फिर मीमांसा जो था वो किसके अंदर में था? स्कूल ऑफ ऑर्थोप्रैक्सी के अंदर में था। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है वो ये है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में सिर्फ ये न्याय वाला चीज है, मतलब ये वाला पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है। और इस न्याय वाली चीज को, इस न्याय वाले पॉइंट को दिया किसने है? गौतम ने दिया हुआ है, ऋषि गौतम ने दिया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जैसे वैशेषिक, वैशेषिक देखो इंग्लिश में पढ़ोगे तो वैशेषिका आएगा, वैशेषिका कुछ शब्द ही नहीं है। अब आप सोचोगे वैशेषिका क्या है? हिंदी में पढ़ोगे तो वैशेषिक समझ में आएगा। ठीक है, तो वैशेषिक का जो कंसेप्ट है ये ऋषि कनाद ने दिया है। सांख्य का जो कंसेप्ट है वो ऋषि कपिल कपिल मुनि ने दिया हुआ है। योग का जो कंसेप्ट है वो महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ है। बात करें मीमांसा, मीमांसा के अंदर पूर्व मीमांसा है। फिर वेदांत, वेदांत के अंदर में बहुत सारे कैटेगरी है, सब पार्ट्स हैं। तो द्वैत है, द्वैत का कंसेप्ट शंकर जी ने दिया हुआ है। विशिष्ट द्वैत का रामानुज ने दिया हुआ है। फिर द्वैत का माधव जी ने दिया हुआ है। न्यू वेदांत के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे रामानुज हो गए आपके, फिर उसके बाद में विवेकानंद हो गए। तो ये सब जो है नियो वेदांत के अंदर में आ जाएंगे, जो हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये लॉजिक वाला पोर्शन पढ़ना है और इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? इतना चीज आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या था? जो वेद की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे उनको क्या बोलते थे, और जो वेद की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे उन्हें क्या कहते थे? इतनी बात समझ में आई, सिंपल। अब थोड़ा सा इसमें आगे देखिए, थोड़ा सा इसमें आगे मैं बहुत एकदम स्लो स्लो चल रही हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। मुझे कोई भगा के ही नहीं पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है ताकि आप इसको समझ सके। अब बात करें नास्तिक के अंदर में, ठीक है, तो नास्तिक के अंदर में कौन हुए? नास्तिक के अंदर में वो जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्या? वेद को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, या वेद को एज अ अथॉरिटी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसमें पहले कौन हुए? पहले जैनिज्म हुए। ठीक है, पहले कौन हुए? जैनिज्म हुए। फिर दूसरे हुए बुद्धिज्म, दूसरे नंबर पे बुद्धिज्म आए। तीसरे नंबर पे चारवाक आए। ठीक है, चारवाक। हम्म, तीसरे नंबर पे आपको कौन आए? चारवाक आए। चारवाक को आप लोकायत के भी नाम से जानते हो, और चारवाक जिस स्कूल से थे उस स्कूल का नाम था, यानी स्कूल ऑफ फिलोसफी, है ना, स्कूल ऑफ फिलोसफी, उसका नाम क्या था? मटेरियलिज्म। ठीक है, स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म की बात थी यहाँ पे, स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म की बात थी। इतनी बात समझ में आई? सिंपल सी बात, इतना बात समझ में आया कि एग्जैक्टली इसके अंदर में क्या चीजें चल रही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के जो वर्गीकरण हुआ है वो वेद के आधार पे हुआ है। ठीक, वेद आपके कितने हैं? वेद है हमारे 4। ठीक है, 4 वेद है, उनके आधार पे भारतीय दर्शन शास्त्र का कैटेगराइजेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है। तो ऐसे लोग जो वेद को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट करते थे उनको बोला गया आस्तिक, यानी कि ऑर्थोडॉक्स। जो नहीं एक्सेप्ट करते थे उनको बोला गया नास्तिक, यानी कि हेट्रोडॉक्स। ठीक, अब जो एक्सेप्ट करते थे वेद की अथॉरिटी को, उसके अंदर में कितनी विचारधाराएं आई,
यानी कि कितने स्कूल ऑफ थॉट्स आए, तो 6 आए। 6 में पहला क्या आया, न्याय आया, वैशेषिक आया, सांख्य आया, योग आया, मीमांसा आया, मीमांसा के अंदर में पूर्व मीमांसा आया, फिर वेदांत आया, वेदांत को आप उत्तर मीमांसा के भी नाम से जानते हो, और फिर उसी के थोड़ा सा आगे नियो वेदांत आया। और वेदांत के अंदर भी 3 सब पार्ट्स है या 3 सब कैटेगरीज है, अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट द्वैत है। ये टोटल जो मेन है वो 6 हैं। पहला हो गया न्याय, दूसरा हो गया वैशेषिक, तीसरा हो गया सांख्य योग, चौथा हो गया योग, पांचवा हो गया पूर्व मीमांसा या मीमांसा कह सकते हो, छठा हो गया वेदांत, फिर नियो वेदांत तो उसी के सब कैटेगरी है, सब पार्ट है। फिर उसके बाद इधर क्या हो गया, 7वें नंबर पे जैनिज्म, 8वें नंबर पे बुद्धिज्म, और 9वें नंबर पे आपका क्या, चारवाक हो गया। बात समझ में आई? इतना टोटल 9 स्कूल ऑफ थॉट थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, आई थिंक आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो गया होगा, बाकी एक बार पीडीएफ आप देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या, थियोरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो थियोरी ऑफ नॉलेज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि थियोरी ऑफ नॉलेज जो है, इसके प्रोपोनेंट्स क्या है, इसके घटक क्या है ना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसके घटक क्या है। तो जो थियोरी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो जो थियोरी ऑफ नॉलेज है, इसके 4 घटक हैं, 4 प्रोपोनेंट्स है। पहला क्या है, पहला है क्या, प्रमाता। पहला क्या है, प्रमाता। प्रमाता माने नोअर, जिसे ज्ञान है। भाई मुझे ज्ञान रहेगा तो ही मैं आपको ज्ञान दूंगी ना। तो पहले कौन है, प्रमाता, द नोअर, जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में नॉलेज है। दूसरे कौन हुए, प्रमेय, यानी कि द नोएबल्स, जिस चीज के बारे में आप जान सको। पहला एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको ज्ञान दे सके। फिर दूसरा, उस चीज की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको ज्ञान लेना है, मतलब नोएबल्स। प्रमेय का मतलब नोएबल, जिसके बारे में जाना जा सकता है। फिर तीसरा क्या है, प्रमाण। प्रमाण द प्रोसेस ऑफ नोइंग। ठीक, प्रोसेस ऑफ नोइंग एक प्रक्रिया या एक प्रकार जिससे आप नोएबल्स को यानी कि प्रमेय को जान सकते हो या जान सको। फिर चौथा क्या आता है, प्रमिति। ठीक है, प्रमिति। प्रमिति क्या है, द नॉलेज अचीव्ड बाय प्रमाण। प्रमाण के माध्यम से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रमिति। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना होगा, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक बना करके या जैसे भी याद करना चाहो तो यहाँ पे बहुत इजी है, याद कर लोगे। थियोरी ऑफ जो नॉलेज है, मतलब कि हम ज्ञान की थियोरी के बारे में बात करें तो उसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 4 घटक हैं जिसके माध्यम से किसी भी चीज के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, थियोरी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो कोई तो एक होना चाहिए ना जो आप इस टॉपिक के बारे में जानने वाला हो, द नोअर। मैं जानती हूँ, मुझे ज्ञान है, ठीक, तो ये प्रमाता हो गया, मतलब मैं प्रमाता हो गई इस केस में। इस केस में मैं प्रमाता हो गई, मैं नोअर हूं, जिसे ज्ञान है, जिसे नॉलेज है। लेकिन ज्ञान की जो परिभाषा है वो एक्चुअली में अलग है, बहुत वृहद है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि ज्ञान का मतलब ये कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो। ज्ञान का मतलब उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप आगे थोड़ा सा पढ़ोगे कि एग्जैक्टली ज्ञान का मतलब क्या होता है, लेकिन उदाहरण के तौर पे समझिए। जैसे ये एक टॉपिक है इंडियन लॉजिक, ठीक है, तो इंडियन लॉजिक समझा जा सकता है। ये कैसा टॉपिक है जो नोएबल्स है, जिसके बारे में आप जान सकते हो। इस केस में क्या हो गया, प्रमाता कौन हो गया, जिसे ज्ञान है, यानी कि जिसे नॉलेज है। मतलब मैं, मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है, तो मैं प्रमाता हो गई। प्रमेय द नोएबल्स, जिसके बारे में जाना जा सकता है। तो इंडियन लॉजिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जाना जा सकता है, ऑब्वियसली जाना जा सकता है, तभी हम लोग जान रहे हैं। प्रमाण, प्रोसेस ऑफ नोइंग, ये जो चीजें चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस ऑफ नोइंग चल रहा है, प्रमाण चल रहा है अभी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, पीपीटी पर, है ना, आप देख रहे हो, साक्ष्य कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सेंस आपका काम कर रहा है। फिर प्रमिति। प्रमिति क्या है, द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाण। मतलब अभी जो चीजें हैं, ये सेशन खत्म होने के बाद जो नॉलेज आपके माइंड में रह जाएगा वो प्रमिति हो जाएगी। जो ज्ञान प्रमाण के माध्यम से प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी चीजें आप समझोगे वो प्रमिति हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया। थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा सा वापस से एक बार इसको रिवीजन कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट मैं बहुत धीमे पढ़ा रही हूँ और ये टॉपिक धीमे पढ़ने वाला ही है, कोई भगा करके पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। अगर भगा के पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब समझो कि जो मीन्स ऑफ ज्ञान है, हमने ऊपर पढ़ा क्या, थियोरी ऑफ ज्ञान पढ़ा, यहाँ पे क्या था, थियोरी ऑफ नॉलेज था। यही तो था थियोरी ऑफ नॉलेज। देखो एक बार, देखो यही तो था ना यहाँ पे, क्या, थियोरी ऑफ नॉलेज। हमने यही तो पढ़ा, थियोरी ऑफ नॉलेज पढ़ा। थियोरी ऑफ नॉलेज के अंदर में इसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट थे, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है क्या,
न्याय एपिस्टेमोलॉजी। अब न्याय एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ज्ञान मीमांसा, जिसको आप बोलते हो क्या? ज्ञान के शब्द शास्त्र भी बोल सकते हो या ज्ञान मीमांसा बोल सकते हो। मीमांसा का मतलब शब्द शास्त्र, मतलब भर भर के जिस चीज में आपके जिस चीज के बारे में ज्ञान वहां पे भंडार हो तरीके से, तो ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान एपिस्टेमोलॉजी है ना, ज्ञान एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलता है कि आपको दो सोर्स से नॉलेज ज्ञान करना है, ठीक है। ज्ञान मीमांसा बोलता है कि आप ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है। न्याय एपिस्टेमोलॉजी बोलता है, ज्ञान मीमांसा बोलता है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अब आप बोलोगे ना, ज्ञान प्राप्त तो करना है, समझना तो है इंडियन लॉजिकल, कैसे समझे इंडियन लॉजिकल टॉपिक? मीन्स क्या होगा, मीडियम क्या होगा, कैसे प्राप्त करेंगे ज्ञान? तो भाई इसके दो तरीके हैं, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर में है, मतलब न्याय शास्त्र के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं जो कि किसके अंदर? इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल के अंदर में दो थॉट थे, मतलब उनका जो कैटेगराइजेशन हुआ था दो के आधार पे हुआ था। पहले कौन थे? जो वेद को एक्सेप्ट करते थे। दूसरे कौन थे? जो वेद को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जो एक्सेप्ट करते थे उनको क्या बोला गया? आस्तिक। जो नहीं करते थे उनको बोला गया नास्तिक। जो एक्सेप्ट करते थे उनके अंदर में 6 विचारधाराएं थी। पहला क्या था? पहला न्याय था, फिर वैशेषिका थी, योग था, उसके बाद में आपने ऊपर पढ़ा सांख्य था, है ना, ये सारी चीजें थी। छह विचारधाराएं उधर थी, फिर 3 विचारधाराएं उधर थी, जैसे कि जैनिज्म थे, बुद्धिज्म थे और चारवाक थे, ठीक। तो ये 6 और ये 3 इधर कितने हो गए? 9 हो गए। यही तो आपने ऊपर पढ़ा। न्याय शास्त्र बोलता है ज्ञान का अर्जन करो, ठीक, ज्ञान अर्जित करो। भाई ज्ञान तो अर्जित करो, लेकिन कैसे करो? कैसे करो, है ना। तो मीन्स ऑफ नॉलेज, क्या ज्ञान का माध्यम होना चाहिए, पहले इसको फाइंड आउट करो कि मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए। हाउ टू गेट नॉलेज, मुझे बताओ, मतलब कैसे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। अब हाउ टू गेट नॉलेज में दो तरीके की बातें सामने आती है कि दो तरीका है, एक सीधा रास्ता, एक उल्टा रास्ता। मैं अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ और इसी शब्दों में आप समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इंडियन लॉजिक आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, हम लोग फालतू में डर रहे थे इस टॉपिक से, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है वैलिड सोर्स, दूसरा क्या है? वैलिड सोर्स। वैलिड सोर्स का मतलब क्या? वैलिड सोर्स का मतलब क्या? सही तरीका बोल सकते हो। इनवैलिड सोर्स का मतलब अवैध, अवैध स्रोत बोल सकते हो। एक वैध हो गया, एक अवैध हो गया, हिंदी में अगर समझो तो, ठीक। अब अगर संस्कृत भाषा में समझोगे, क्योंकि भाई जो न्याय शास्त्र है वो कहीं ना कहीं ऋषि गौतम ने लिखा हुआ है, ऋषि गौतम के द्वारा दिया है। जो भी मैंने आपको दिखाया है कि न्याय शास्त्र किनके द्वारा दिया है, गौतम ने, ऋषि गौतम के द्वारा दिया हुआ है। तो ऋषि गौतम ने हिंदी में तो नहीं, संस्कृत में ही लिखा होगा, जिनका बाद में रूपांतरण हुआ और हिंदी में जो चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक। तो उस समय क्या बोला जाता था? वैलिड सोर्स को प्रमा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रमा। लेकिन ये प्रमा अगर आप बुक में पढ़ने जाओगे तो ये इस नाम से आपको दिखेगा, प्रमा, जिसको देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। प्रमा है, प्रमाण है, क्या है, नहीं समझ में आएगा, ठीक। लेकिन हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप बिल्कुल क्लियर समझ सको, और इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। अब समझो, जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है उनको क्या बोलोगे? उनको एक तो प्रमा बोलोगे, दूसरा यथार्थ ज्ञान बोलोगे, या प्रमाण बोल सकते हो, ठीक। वैलिड जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो वैध स्रोत है ज्ञान को प्राप्त करने का, उसका एक नाम प्रमा है, दूसरा नाम यथार्थ है, तीसरा नाम क्या है? प्रमाण है, ठीक। अब प्रमा वर्ड ही क्यों? ये नाम अपने में सुनने में अजीब सा लग रहा है, प्रमा का मतलब क्यों? तो प्रमा इसलिए क्योंकि जो हम क्या पढ़ रहे हैं? दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र के अंदर में न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। न्याय शास्त्र के अंदर में भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तर्क शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक। टॉपिक के अंदर टॉपिक और उसके अंदर टॉपिक का बात पढ़ रहे हैं। और ये चीजें कब लिखी गई थी? किसी सदी में लिखी गई थी, दूसरी सदी में लिखी गई थी, या उसके पहले की बात मैं कहूँ तो लिखी गई थी। उस समय क्या होता था? उस समय हमारा जो सनातन धर्म था या पुरातन जो धर्म था, उनकी बातचीत होती थी और संस्कृत भाषाओं में चीजें होती थी। संस्कृत किसकी लैंग्वेज है? संस्कृत को बोला जाता है देवताओं की लैंग्वेज। देवताओं की लैंग्वेज का मतलब क्या कि देखो, मैं प्रमा के बारे में बता रही हूँ कि ये प्रमा क्यों आया। ये प्रमा आया परमात्मा से। तो परमात्मा, परमात्मा तो सबके बारे में जानते हैं, परमात्मा को तो सही गलत सभी का नॉलेज है, वैलिड सोर्स का, इनवैलिड सोर्स का, सबका नॉलेज है। जो प्रत्यक्ष है उसका भी, जो अप्रत्यक्ष है उसका भी, जो प्रमाण है उसका भी, जो अप्रमाण है उसका भी, जो प्रमा है उसका भी, जो अप्रमा है उसका भी। उनको तो इस लोक का, पारलोक का सबका ज्ञान है। तो जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, यानी कि परम आत्मा, परमात्मा, ठीक। परमात्मा एक शब्द है। परमात्मा शब्द को जब आप संधि विक्षेप करेंगे तो क्या आएगा? परम आत्मा, परम। तो परम शब्द से प्रमा लिया गया। समझ आया? ये वर्ड कहां से आया? संस्कृत वर्ड से आया। संस्कृत ही क्यों? क्योंकि संस्कृत परमात्माओं की या संस्कृत देवताओं की लैंग्वेज थी।
वो उनको उन्हीं भाषा में आज भी मंत्रों का उच्चारण होता है तो संस्कृत में ही होता है। ठीक, इतना समझ में आया। पेशेंसली, स्लोली, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, आराम आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। मैं आपसे दो दो पार्ट में आपको मैं इंडियन लॉजिक समझाऊंगी। क्यों, अगर एक ही बार में भर दूंगी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, पार्ट में समझाऊंगी, दो पार्ट में पेशेंसली समझाऊंगी, धीमी गति से समझाऊंगी, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में धस जाए, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात समझो, तो आपको समझ में आया कि प्रमा ये शब्द कहां से आया। प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमा का मतलब प्रमाण, है ना। और इनवैलिड सोर्स से आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हो, न्यायशास्त्र ने बोला। इनवैलिड सोर्स माने अप्रमा, यानी कि अप्रमाण। इंग्लिश में आप पढ़ने जाओगे तो उसको अप्रमा बोलोगे। एक मिनट, ठीक है। अब समझो, जो वैलिड सोर्स है, वैलिड सोर्स बोलने बोला कि भाई जो यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ है, बिल्कुल एकदम प्रमाणित है, आपके सामने है, उसको अर्जित करने के चार तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान जो आपके सिलेबस में है, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द। ठीक, क्या है, थोड़ा सा यहां पे आते हैं, इसको नीचे करते हैं। हाँ, पहला है प्रत्यक्ष, जो आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जो आपकी आंखों के सामने है, जो आपकी सेंसरी बॉडी, सेंसरी ऑर्गन इसको देख रही है। फिर अनुमान, जो आप एक फैलेसी लगा रहे हो, सोच रहे हो, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो। उपमान, जब आप कंपैरिजन करते हो। शब्द, जो शब्द मैं बोल रही हूँ, जो शब्दों के ज्ञान होते हैं उसको। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हुए। जब आप इन चारों का इस्तेमाल करके कोई ज्ञान प्राप्त करते हो तो उसको बोलते हैं वैद्य स्रोत। आपने सही तरीके से सही नॉलेज प्राप्त किया, जिसमें डाउटेबल नहीं है, जिसमें क्वेश्चनेबल नहीं है, इतना। इनवैलिड सोर्स में क्या आ जाता है, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि आ जाता है पहला। दूसरा अर्थपति आ जाता है। ठीक, लेकिन जब आप न्याय शास्त्र को डीप में पढ़ेंगे, जिसे मैंने जो बुक्स से पढ़ी, जो सोर्सेज से पढ़ा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारे टाइम में तो ये कंसेप्ट नहीं था, तो उसको समझना पड़ा डिटेल में जा करके। तो जब पढ़ा तो उसमें ये आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में इतना है, ठीक है, इतना है, सिर्फ आपके सिलेबस में इतना है जो आपको पढ़ना है। लेकिन बात करें इनवैलिड जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क। अंग्रेजी में समझोगे तो, अंग्रेजी में शब्दोगे समझोगे तो मेमोरी, डाउट, एरर और हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये भी चीजें आ जाएंगी। बात समझ में आई, जो हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको नॉलेज रहे, आपको ज्ञान रहे। बात समझ में आई। आपके सिलेबस में क्या है, देखो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि। ये है, ये 6 चीज है आपके उसमें सिलेबस में। तो यहां पे 6 चीज क्या हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थपति। ये क्या है, ये है आपका सोर्स ऑफ नॉलेज, हाउ टू गेट नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज या मीन्स ऑफ नॉलेज बोल सकते हो। यहाँ पे मीन्स ऑफ नॉलेज लिखा है ना, इसको आप समझो कैसे, सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने का जो स्रोत है उसकी बात हो रही है न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर में। ठीक, न्याय शब्द शास्त्र के अंदर में या न्याय ज्ञान मीमांसा के अंदर में। इतनी बात समझ में आई, इतना बात समझ में आया। वैलिड सोर्स, इनवैलिड सोर्स क्या है। एक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहां से रिवीजन करा दूं, एक बार जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलोगे तो चीजें आपको थोड़ा ज्यादा ही क्लियर रहेंगी, है ना। एक मिनट, है ना। न्याय एपिस्टेमोलॉजी, थियोरी ऑफ नॉलेज, उसके बाद में भारतीय दर्शन शास्त्र। ठीक है, अब भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय के अंदर में वर्गीकरण किया, किसके आधार पर किया गया, वेद के आधार पर किया गया। तो ऐसे लोग जो वेद को स्वीकार करते हैं उनको बोला गया आस्तिक, जो वेद को स्वीकार नहीं करते हैं उनको बोला गया हेट्रोडॉक्स, यानी कि नास्तिक बोला गया। मतलब जिन्होंने बोला कि भाई जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, हम बोलते हैं कि वेदास है, ठीक है, तो वो आगे क्या, वो आगे आपके आस्तिक के अंदर में। अब टोटल 9 स्कूल ऑफ थॉट थे, यानी कि 9 स्कूल ऑफ बोल सकते हो कि 9 सोच, 9 दर्शन शास्त्र या 9 कंसेप्ट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जैसे भी समझ लो कि 9 स्कूल ऑफ थॉट से दर्शन शास्त्र के अंदर में। पहला है न्याय, जो हमें पढ़ना है, सिर्फ यही हमें पढ़ना है। और
थोड़ा सा वैशेषिका का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे। न्याय और वैशेषिका काफी सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये दोनों काफी सिमिलर है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और बाकी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो न्याय किसकी बात करता है, लॉजिक की बात करता है। वैशेषिका किसकी बात करता है, एम्पिरिसिज्म की बात करता है, मतलब अनुभववाद की बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, ठीक है। तो न्याय को किसने दिया, ऋषि गौतम ने दिया। न्याय शास्त्र की मैं बात कर रही हूँ। वैशेषिक शास्त्र को किसने दिया, कनाद ने दिया। सांख्य को किसने दिया, ऋषि कपिल ने दिया। योग को किसने दिया, महर्षि पतंजलि ने। ये हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है। मीमांसा है, मीमांसा के अंदर में पूर्व मीमांसा है, फिर वेदांत है, वेदांत के अंदर में उत्तर मीमांसा है। बात करें वेदांत की, तो वेदांत के अंदर में फिर 3 सब कैटेगरी से अद्वैत है, विशिष्ट द्वैत है, फिर द्वैत है। फिर वेदांत के बाद में न्यू वेदांत आया, जैसे कि जिसके बारे में कर्म, ज्ञान, भक्ति, इसमें मीरा की और फिर आपकी रामानुज की और विवेकानंद की भी चीजें इसके अंदर में आई, राजयोग और सारी चीजें इसके अंदर में आई। बात करें जो कि वेद की एक्सेप्टेंस या वेद को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कौन है, वो जैनिज्म हुए। इनकी अपनी सोच, इनकी अपनी अलग विचारधारा, अपना एक अलग ही आइडियोलॉजी था। बुद्धिज्म का भी अपना अलग सोच विचार आइडियोलॉजी था। फिर बात करें चारवाक की, तो चारवाक कौन थे, चारवाक को आप लोकायत के भी नाम से जानते हो या स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म के भी नाम से जानते हो, बाय वसियायन, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर अब क्या है, क्या कि थ्योरी ऑफ जो नॉलेज है, जो ज्ञान का जो थ्योरी है, उसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई। कि कोई भी चीज आप अर्जित करना चाहोगे तो कुछ फीचर्स होने चाहिए ना उसके। पहला फीचर क्या, प्रमाता होना चाहिए, नोअर, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है। जैसे जैसे कि मान लो एक एग्जांपल, मुझे ज्ञान है तो मैं आपको ज्ञान शेयर कर रही हूँ जिसके बारे में जाना जा सकता है। तो इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया प्रमेय। प्रमाण क्या है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, जो भी एक प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है, ठीक। फिर प्रमिति, प्रमिति माने क्या, नॉलेज अचीव बाय प्रमाण, जो आपने प्रमाण से यानी कि प्रक्रिया से, अभी जो आप आधे घंटे के बाद में सेशन खत्म होने के बाद में जो भी ज्ञान आपको रहेगा वो आपकी प्रमिति हो जाएगी। फिर न्याय शास्त्र क्या बोलता है, न्याय ज्ञान मीमांसा क्या बोलती है, न्याय शब्द शास्त्र क्या बोलता है कि ज्ञान का माध्यम क्या होना चाहिए। न्याय मानता है कि ज्ञान का 2 माध्यम होना चाहिए, न्याय शास्त्र मानता है। न्याय शास्त्र माने क्या, स्कूल ऑफ लॉजिक। इसको किसने दिया, इस टॉपिक को गौतम ऋषि ने दिया। तो गौतम ऋषि के अनुसार बात करें, न्याय शास्त्र के अनुसार बात करें, तो जो मीन्स ऑफ नॉलेज है यानी ज्ञान का जो माध्यम है, सारा चीज ज्ञान के ही ऊपर में है, ठीक है। क्योंकि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो ज्ञान के ऊपर में है। हमने ज्ञान के ऊपर बात की है, शुरू से ऋषि महर्षि जितने भी लोग थे, ज्ञान का एक अद्भुत खोज किया है, या ज्ञान की जो बातें लिख दी गई हुई है संस्कृत में, उन्हीं संस्कृत की भाषाओं को बाहर देश विदेश दूर दराज के लोग अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको समझ रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न लॉजिक की बात करो, जिसको दिया अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने दिया, उसको आप अभी तक पढ़ रहे थे। इंडियन लॉजिक तो अब आपके सिलेबस में आया, ठीक। तो चलिए, मीन्स ऑफ ज्ञान क्या होना चाहिए, न्याय शास्त्र बोलता है 2 तरीका है, एक वैलिड सोर्स है, एक इनवैलिड सोर्स है। वैलिड सोर्स को हिंदी में क्या बोलोगे भाई, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में समझो ना, प्रमा बोलोगे। प्रमा कहां से वर्ड है, परमात्मा से वर्ड है। परमात्मा को तो सब ज्ञान है, सब चीज का नॉलेज है, और उनको यथार्थ ज्ञान भी है, अप्रमाण जो प्रत्यक्ष है वो भी, जो अप्रत्यक्ष है वो भी, जो लौकिक है वो भी, जो पारलौकिक है वो भी, ठीक। तो वैलिड सोर्स में क्या है, क्या प्रमा आया, यथार्थ ज्ञान आया और प्रमाण आया। अब इसके अंदर में क्या है, प्रत्यक्ष है। कैसे, आप वैलिड सोर्स के भी पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, जो सामने है, प्रत्यक्ष रूप से एविडेंस के रूप में, प्रूफ जिसको आप कर सको, प्रत्यक्ष। अनुमान, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी है वैसा भी है, एक अनुमान लगा रहे हो। परसेप्शन, अनुमान, ठीक है। उपमान, फिर उपमान है, फिर शब्द है। इतना समझ में आया, उपमान शब्द, परसेप्शन, अनुमान, उपमान शब्द। फिर अप्रमाण, अप्रमाण क्या है कि इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसमें क्या है, अनुपलब्धि है, अर्थपत्ति है, जो आपको पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना है। बाकी स्मृति, संशय, भ्रम, तर्क ये आपको नहीं पढ़ना है। अब अनुमान को और उपमान को और शब्द को यहां पे अगर देखोगे तो क्या क्या लिखा हुआ है, अनुमान को इन्फ्रेंस बोलोगे, जो मैंने वहां नहीं लिखा है, बट आप वहां पे अपने नोट्स में जब बनाना तो लिख सकते हो। उपमान को कंपैरिजन बोल सकते हो, शब्द को वर्बल टेस्टिमोनी बोल सकते हो, अर्थपत्ति को इंप्लीकेशन बोल सकते हो, और अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख गया है, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में चीजों को लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, आई होप कितना आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमाण क्या है, ठीक है। प्रमाण आपने समझा, यहाँ पे टोटल जो हमें 6 पढ़ना है, जो हमें 6 पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या हमारे सिलेबस में क्या है, 6 है, तो हम 6 के हिसाब से पढ़ेंगे, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बात करें प्रकार की, तो प्रमाण यानी कि वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है। 2 थे नॉलेज के तरीके, एक था वैलिड, एक था इनवैलिड। वैलिड में क्या थे, वैलिड में आपके 4 थे इधर और इनवैलिड में 2 थे उधर। लेकिन जो न्याय शास्त्र बोलता है कि 6 है, 6, तो जो आपके सिलेबस में 6 आपको पढ़ना है। तो पहला क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा अनुमान हो गया, तीसरा उपमान हो गया, चौथा शब्द हो गया, जिसको आप अगर सिलेबस में देखोगे तो शब्दा लिखा हुआ है। शब्दा का कोई अर्थ ही नहीं है, तो सही चीज क्या है, शब्द। सही चीज से पढ़ो दिमाग में, तब सही समझ में आएगा, बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आएगा।
पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, फिर चौथा शब्द, फिर अर्थपति, अर्थपत्ति है, अर्थपत्ति, ठीक है, फिर अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, ठीक है। प्रमाण का मतलब क्या, जो आपके सामने एविडेंस के रूप में मौजूद है, क्योंकि हम प्रमाण की बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, प्रमाण क्या है आपका, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, इतना तो समझ में आ गया। प्रमाण क्या है, प्रमाण है क्या, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि जिसका प्रूफ हो हमारे सामने, जो एक्चुअल में है, जिसका हम प्रूफ दे सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी शायद मेरी हिंदी में जो लिखा है शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ पूरा पूरा, तो आपको मेरे शब्दों को सुनिए, क्योंकि हिंदी में पता नहीं आपको क्लियरली विजिबल होगा कि नहीं होगा। राइटिंग भी बहुत जल्दी जल्दी में अजीब सी बनी है, तो ठीक है, उस पर मत जाना, बात को समझो, कंसेप्ट को समझो। प्रमाण का मतलब क्या, प्रमाण का मतलब एविडेंस, साक्ष्य, जो आपके सामने, जिसका हमारे पास में प्रूफ हो, जो हमारे सामने प्रूफ के तौर पे मौजूद हो, जो एक्चुअल में है और जिसका हम प्रूफ दे सकते हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। प्रमाण का मतलब जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और जिसका हम प्रूफ दे सके, ठीक है। प्रमाण मतलब क्या है, प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज है, जो हमने ऊपर पढ़ा। नॉलेज के दो तरीके हैं, वैलिड है, इनवैलिड है। वैलिड के अंदर में प्रमाण आता है जहां से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये किसके अंदर में आता है, आप थियरी ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हो, मीन्स ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हो, जहां से हमें नॉलेज मिल रहा है, जहां से हमें नॉलेज प्राप्त हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो, थोड़ा सा अब इसमें डीप में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। न्याय फिलोसफी क्या बोलती है, यानी कि न्याय दर्शन शास्त्र क्या बोलता है, ठीक है। न्याय जो दर्शन शास्त्र है, ये किसने दिया हुआ, ऋषि गौतम ने दिया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये कौन है, फाउंडर है, किनके फाउंडर है, न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की ये फाउंडर है। न्याय का मतलब क्या हो गया, तर्क, है ना, तर्क, आर्ग्यूमेंटेशन। न्याय का मतलब, द वर्ड न्याय मीन्स आर्ग्यूमेंटेशन, तर्क। अब इंग्लिश में आर्ग्यूमेंटेशन पढ़ोगे आप, देखो मैं एक चीज यहाँ पे और आपको सजेशन दूंगी कि जब आप सवाल करना, ठीक है, जो इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इंडियन लॉजिक से है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि हिंदी में ट्रांसलेट करके आप इस सवाल का जवाब देना, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, अनटिल अनलेस इंग्लिश में आपका अच्छे से तो वो ना हो, ठीक है। तो आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो भाषा है उसी भाषा में अगर सवाल का जवाब दोगे तो समझ में आएगा, इंग्लिश में कई कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। तो आर्गुमेंटेशन माने तर्क, जिसको आप तर्क शास्त्र भी बोलते हो या प्रमाण शास्त्र भी बोलते हो, तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र या वैद्य विद्या भी बोलते हो, क्योंकि वैद्य है, वैद्य के अंदर में आया, वैद्य माने कि वैलिड सोर्स के अंदर में आया। फिर इसको हेतु विद्या भी बोलते हो या अनविक्षिकी भी बोलते हो, ये इसके अदर नेम है न्याय को डिनोट करने के लिए। चलो अब इतना तो समझ में आ गया, जो चीजें हमने अभी पढ़ी। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। थियरी ऑफ नॉलेज में हमने पढ़ लिया, थियरी ऑफ नॉलेज के अंदर में क्या था कि थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर में तो हमने पढ़ा कि आपके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े, प्रमेय पढ़ा, प्रमिति पढ़ा और ये सारी चीजें पढ़े, ठीक है। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमोनी, कंपैरिजन। इंग्लिश में जाओगे तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, यानी कि प्रत्यक्ष मिल जाएगा, इन्फ्रेंस अनुमान मिल जाएगा, फिर ये कंपैरिजन, ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। इस पे आपको नहीं जाना है, जितना जितना बस बता रही हूँ बस उतना उतना पढ़िएगा। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, समय बच जाए तो बाकी और पढ़ लीजिएगा। अब समझो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को समझिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रमाण का पहला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे यही था ना प्रमाण को। अभी तक हमने क्या समझा, प्रमाण को समझा, प्रमाण के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े, थियरी ऑफ नॉलेज समझी, मीन्स ऑफ नॉलेज समझा, इंडियन लॉजिक के बारे में समझा, हमारे फिलोसफिकल स्कूल के इतना समझा। अब समझो कि प्रमाण के अंदर में क्या है, प्रत्यक्ष। आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ प्रत्यक्ष तक पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि पढ़ाऊंगी, और फिर उसके बाद में मैं आपको स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान पढ़ाऊंगी। तो 2 पार्ट में आपका लेक्चर लूंगी, इंडियन लॉजिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 पार्ट में, इसलिए क्योंकि एक समय में आप मैक्सिमम जितना समझ सकते हो उतना ही समझिए। डिटेल में आपको मैं समझा रही हूं, और 2 पार्ट में इसलिए मैं कर रही हूं ताकि आप इतना अगर आपने समझ लिया तो रिमेनिंग कुछ नहीं है। जो डिफिकल्ट पोर्शन बोल सकते हो या जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो वो इतना ही है, और इतने में भी जो प्रमाण है और अनुमान है यही सबसे बड़ा है जो आज हम कवर कर रहे हैं। प्रमाण आज कवर कर रहे हैं, प्रमाण में प्रत्यक्ष आज कवर, प्रमाण तो मैंने आपको बता दिया, प्रत्यक्ष जो आज कवर कर रहे हैं वो थोड़ा बड़ा है, अनुमान भी उतना ही बड़ा है। उसके बाद में उपमान की बात करें, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि की बात करें तो बहुत छोटा छोटा है, ये आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो जो 2 सबसे बड़ा है वो आपका प्रत्यक्ष है, और फिर उसके बाद में आपका उपमान है। प्रत्यक्ष है और आपका अनुमान है, सॉरी उपमान नहीं अनुमान, ठीक है। तो समझिए प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो बिल्कुल आपके सामने है, जो चीज बिल्कुल आपके सामने है, जो डायरेक्ट सेंस से आप चीजों को समझ सकते हो, सेंसरी जो ऑर्गन्स है आप उनको डायरेक्टली देख सकते हो, समझ सकते हो। तो प्रत्यक्ष ने क्या बोला, गौतम डिफाइंस परसेप्शन इज एज नॉन एरनस कॉग्निशन, नॉन एरनस कॉग्निशन है। कॉग्निशन का मतलब क्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, नॉलेज। कॉग्निशन का मतलब यहाँ पे क्या, नॉलेज से है, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब नॉलेज से है, ठीक है। नॉन एरनेस का मतलब जो गलत नहीं है, जो मिस्टेक नहीं हो सकता, नॉन एरनेस, विच इज नॉट रॉन्ग, विच कैन नॉट बी मिस्टेकन,
उसको बोलेंगे क्या, नॉन एरनेस। जो आप नॉलेज आप सेंसरी ऑर्गन से ले रहे हो, सेंस ऑर्गन्स का यूज करके रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, और जो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो प्रत्यक्ष जो आपके सामने है वो गलत नहीं हो सकता, जो जैसा है आप बिल्कुल वैसा है, डायरेक्ट सेंस से आप उस चीज को देख रहे हो, वो गलत नहीं हो सकता, नॉन एरनेस है, मतलब कि गलत होने की जो प्रवृत्ति है उसकी नील होगी, शून्य होगी, जीरो होगी। आगे पढ़ो क्या है। गौतम डिफाइंस परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है। गौतम ने डिफाइन किया प्रत्यक्ष को एज अ नॉन एरनेस, मतलब कि जिसमें गलती नहीं हो सकती, जो बिल्कुल सही है, ऐसे कॉग्निशन के बारे में बताया, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कांटेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन, जो कि आपके सेंसरी जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आने से आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो चीजें आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हो, समझ पाते हो, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेम एंड विच इज वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड है और जो कि नॉन एसोसिएटेड है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रही हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो एनी नॉलेज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, वो ज्ञान जो कि आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके, सेंसेस क्या है, सेंसेस क्या है, सेंसेस का मतलब ये समझो, एनी नॉलेज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, सिंपल एक वर्ड पहले समझो कि वो हर एक ज्ञान जो आप अपने सेंसेस का यूज करके कर रहे हो। अब समझ में आया सेंसेस क्या है, अब ये समझो। सेंसेस का मतलब ये कि देखो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे हो गया है। सेंसेस का मतलब क्या, स्मेल, नाक, नाक के थ्रू आप स्मेल कर सकते हो, टेस्ट, टेस्ट टंग के थ्रू आप टेस्ट करते हो, कलर टच करके, साउंड, ये आपके सेंसेस हैं, ठीक है। सो ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू में आप क्या करते हो, कोई भी चीज को समझते हो या समझने की कोशिश करते हो, है ना, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। स्मेल, टेस्ट, कलर, टच एंड साउंड। अब थोड़ा सा इसमें और पढ़िए, जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है वो उसको पढ़िए आप थोड़ा सा, ठीक है। जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको पढ़िए, ठीक है। एनी नॉलेज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, सेंसेस का मतलब क्या, सेंसेस का मतलब ये कि जो हमारे सेंस हैं, हमारे जो स्मेल है, टेस्ट है, टंग के थ्रू आप टेस्ट करते हो, उसके बाद कान, कान के थ्रू सुनते हो, हमारे सेंसेस के थ्रू जो भी आप नॉलेज यूज कर रहे हो या ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान। ये फास्टेस्ट है, दिस इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट वे टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये सबसे ज्यादा तेजी तरीके से और डायरेक्ट वे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को रिसीव करते हो। बट वी कैन परसीव ओनली व्हाट इज एक्सपोज टू आवर सेल्फ, लेकिन हम लोग वही समझ सकते हैं जो कि हमारे सामने है, जो एक्सपोज्ड है, जो चीजें सामने है बस उसी के बारे में हमें चीजें पता चल सकती है, जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इनकम्प्लीट नॉलेज बोला जाता है। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट नॉलेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको इनकम्प्लीट नॉलेज, क्योंकि जो चीजें आपके सामने है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पीछे जो चीजें हो रही है वो गलत है, लेकिन जो आपके सामने है वही सही है, वही प्रत्यक्ष है, और आप जो ज्ञान अपने सेंसेस से यूज कर रहे हो, स्मेल से, टच से, टेस्ट से, इन सारी चीजों से जो भी आप ज्ञान यूज कर रहे हो या ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें समझिए, ठीक है। द डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। जो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ क्या, कि द सेल्फ कम्स इनटू द कांटेक्ट विद मनस, क्या है, मनस के थ्रू, थोड़ा सा इसमें और ऊपर जाता है। ऑर्डिनरी परसेप्शन प्रोड्यूसेस द सेंसेस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स द ऑब्जेक्ट मनस एंड द सेल्फ एंड द म्यूचुअल कांटेक्ट, द सेल्फ कम्स इनटू कांटेक्ट विद मनस, मनस का मतलब इंटेलिजेंस, मन, मन क्या होता है, मन के अंदर की बात हो रही है, आपके इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और उसी के अंदर में आपके सेंस ऑर्गन्स आ जाएंगे। The contact of sense organs with the object is not possible unless the manas first comes into contact with the sense, मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपका मनस उसके कांटेक्ट में ना आए। मनस का मतलब क्या, आपका मन, आपकी सेंसरी ऑर्गन्स, है ना, आपका टेस्ट, स्मेल, और उसके बाद में आपका टच, ये सारे साउंड, ये सारे कांटेक्ट में ना है, तब तक आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान आप उसको उसका नहीं मिल सकता। आगे क्या है, द कांटेक्ट ऑफ मनस विद द सेंस ऑर्गन इज नॉट पॉसिबल अनलेस सेल्फ कम्स इनटू कांटेक्ट द मनस, हेंस सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट नेसेसरली presupposes the manus sense contact, and ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। जो इंपॉर्टेंट है वो ये समझो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। द सेंस ऑर्गन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एलिमेंट हुज स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ स्मेल, आप स्मेल करके जो चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, है ना, खाना खाया पता चला खाना बहुत अच्छा है, कलर, हाँ ये पिंक कलर अच्छा है, ये रेड कलर अच्छा है, ये व्हाइट कलर अच्छा है, ठीक है, टच किया, अच्छा ये सॉफ्ट है, ये कपड़ा सॉफ्ट है, ये कपड़ा हार्ड है, साउंड क्या, हाँ तेज आवाज आ रही है, ऊंची आवाज आ रही है, धीमी आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आर मैनिफेस्टेड बाय देम, ये सारी चीजें जो है वो मैनिफेस्टेड होती है किससे, सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है। द
मनस इज मीडिएटर, ये सारे क्या है, मनस के अंदर में आते हैं, इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। ये मीडिएटर है किसके बीच में, सेल्फ एंड सेंस ऑर्गन्स, सेल्फ और सेंस ऑर्गन्स के बीच में मनस जो होते हैं क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। ये सारी चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं हम, इसलिए इनको रियलिस्टिक बोला जाता है, इसलिए इनको प्रत्यक्ष बोला जाता है, इसलिए क्या इनको रियलिस्टिक बोला जाता है और इसलिए इनको प्रत्यक्ष बोला जाता है। इतना समझ में आया? प्रत्यक्ष का मतलब क्या, प्रत्यक्ष का मतलब परसेप्शन, जो चीजें आप अपने सेंस का यूज करके कर रहे हो। इतना आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना आपको समझना है कि जो चीजों का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से जो आपके सामने है, सामने आप कैसे किसी चीज को समझोगे, देखोगे तभी ना। मतलब जो चीजें आपके प्रत्यक्ष रूप से आप ज्ञान उससे अर्जित कर रहे हो, कैसे अर्जित करोगे, ऑब्वियसली आंखों से देख के करोगे, कानों से सुन के करोगे, टच करके करोगे, सुन के करोगे, स्मेल करके करोगे, टेस्ट करके करोगे, यही तो है सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके। बिल्कुल एकदम जो है एग्जैक्टली जो सामने है वैसा ही परसीव करना, वैसे ही जो प्रत्यक्ष है उसी उसी को समझना, जो क्लियर आपके सामने, आंखों के सामने, कानों के सामने, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। अब इसके 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेजेस की बात हो रही है, चरण की बात हो रही है, स्टेजेस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, स्टेजेस की बात हो रही है। 2 चरण है, चरण स्टेजेस मतलब दो स्टेप बोल सकते हो, ठीक है। प्रत्यक्ष के 2 स्टेप है, पहला क्या है, निर्विकल्प, पहला क्या है निर्विकल्प, दूसरा क्या है सविकल्प। अब निर्विकल्प का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। दूसरा क्या हो जाएगा, सविकल्प यानी कि डिटर्मिनेट, ओके। तो आप किसी चीज को जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हो तो उसके 2 चरण होते हैं, पहला निर्विकल्प, दूसरा सविकल्प। निर्विकल्प क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन है, ठीक है। यहां से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो 2 स्टेजेस है परसेप्शन के, निर्विकल्प क्या है, निर्विकल्प इज फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इन सारी चीजों को। मैच द फॉलोइंग वाला जो है वो आपका वहां से बन सकता है, कहां से बन सकता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थियोरी ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज ना, मीन्स ऑफ नॉलेज के कॉन्स्टिट्यूएंट थे 4 ना, प्रमाण था, प्रमिति थी, प्रमेय था, प्रमाता था। वहां से आपका मैच द कॉलम का बन सकता है कि द नोअर द नॉलेज कौन है, वहां से आपका मैच द कॉलम वाला बन सकता है। तो वहां से एक बार उसको देख लेना, मतलब कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, देखो यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये तो आपका है ही है नॉलेज, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका मैच द कॉलम का बन सकता है, ठीक है, कि प्रमाता कौन है, प्रमाता इज नोअर, प्रमेय कौन है, द नोएबल, जिसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बात करें प्रमाण का तो द प्रोसेस ऑफ नोइंग, ठीक है। और फिर प्रमिति क्या है, जो भी आप प्रमाण के माध्यम से जो भी आप ज्ञान का अर्जित कर रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रमिति, ठीक है। तो यहाँ से मैच द कॉलम आपका बन सकता है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं हम, और प्रत्यक्ष के बारे में क्या हमने पढ़ा, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो बिल्कुल डायरेक्ट सेंस से मिलती है, जो हमारे सामने है उसी चीज के बारे में हमें नॉलेज लेना है, सेंसरी ऑर्गन का यूज करके हमें नॉलेज लेना है। स्मेल करके लेंगे, टेस्ट करके लेंगे, कलर से लेंगे, टच से लेंगे, साउंड से लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, मैं आपको थोड़ा दिखाया है ना, आप समझते हुए चलिए बिल्कुल, ठीक है। और इतना इजी वे में आपको समझा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। अब समझो 2 स्टेजेस है, ठीक है, 2 स्टेजेस है प्रत्यक्ष के, परसेप्शन के आपके 2 स्टेजेस है। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन इनडिटर्मिनेट बोलोगे, जिसको आप निर्विकल्प बोलोगे, और दूसरा क्या है सविकल्प, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन। अब जैसे कि किसी चीज को आपने जब पहली बार देखा है ना, पहली बार देखा तो आप कंप्लीट नॉलेज आपको उसके बारे में नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप चीजों के बारे में देख लेते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से। जैसे जैसे आपके सामने खाना निकल के आया, खाना में आपने देखा क्या, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लिया। लेकिन जब उसको खाओगे तो पता चलेगा कि हाँ इसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है, इसका स्वाद अच्छा है, मिर्च कम है, मिर्च ज्यादा है। तो वो क्या सेकंड स्टेप हो जाएगा परसेप्शन का, वो भी प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष है आपका, लेकिन उसका स्टेजेस होता है। किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखना, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना। जैसे पेड़ है, ठीक है, आप चल रहे हो, पेड़ है तो आपने देख लिया कि बस पेड़ है, पेड़ है, ठीक है। लेकिन पेड़ के नीचे जाओगे तो देखोगे कि पेड़ में फल भी लगे। दूर से पेड़ को देखा तो एक पेड़ देखा, लेकिन पास गए तो देखा क्या, पास गए माने सेकंड स्टेप पे गए, इंटरमीडिएट पे गए, सविकल्प पे गए, तो देखा कि अच्छा फल है, फल तोड़ा, फल को खाया तो अच्छा इसका फल मीठा भी है ना, वो पेड़ के तो फीचर्स है ना, इसका फल मीठा भी है, अच्छा तो इसका फल बड़ा भी है, इसका फल ऐसा है, इसका फल वैसा है, ठीक है। इसके पेड़ के नीचे छांव भी है। लेकिन दूर से पहला क्या आपके दिमाग में आया कि तो पेड़ है ना, ऐसे समझ में आया ना। अब जब उसके अंदर में डीप में जाओगे, डिटेल में जाओगे, तो वो सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन हो जाएगी, ठीक है। तो 2 स्टेजेस होते हैं प्रत्यक्ष के, प्रत्यक्ष के 2 चरण है, पहला क्या है निर्विकल्प, दूसरा क्या है सविकल्प। निर्विकल्प पहला स्टेज ऑफ परसेप्शन होता है, इसको आपने ऊपर ऊपर से देख लिया। सविकल्प में मतलब कि अब आप उसके बारे में अंदरूनी जानकारी ले रहे हो, डीप जानकारी ले रहे हो। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, थोड़ा सा आगे पढ़ो।
ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष के प्रकार है, देखो वो स्टेज था, प्रक्रिया थी, मतलब स्टेज स्टेप था, फर्स्ट सेकंड स्टेप, ठीक है। सविकल्प निर्विकल्प, ठीक है, वो स्टेज था। अब क्या है प्रत्यक्ष, अब इसके टाइप्स हैं। टाइप्स क्या, दो टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या है, लौकिक है। दूसरा पारलौकिक, यानी कि अलौकिक भी बोल सकते हो या असाधारण, ठीक है। हम इस हर चीजें ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें जो प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, जो प्रत्यक्ष का हमें समझ में आएगा या ज्ञान जो होगा, वो दो दो तरीके से हम प्रत्यक्ष का ज्ञान जो है वो अर्जित कर पाएंगे, ठीक। पहला तो जो हम लौकिक रूप से ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं, मतलब लौकिक रूप से मतलब जो साधारण तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से जो चीजें आप, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप मिल जाए बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसे कि बाकी और लोगों को मिल रही है वैसे भी साधारण तरीके से आपको ज्ञान मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, लौकिक। जो इस लोक में है, इस लोक में मतलब इस दुनिया में जो है उसके बारे में आपको जो है नॉलेज मिल जाए। हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट विथ आवर सेंसेस, मतलब अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके। ऑब्वियसली प्रत्यक्ष में जो आपको ज्ञान मिलता है वो कैसे मिलेगा, प्रत्यक्ष में जो आपको ज्ञान मिल रहा है आपके सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करके मिल रहा है, ठीक। तो जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है, मतलब कि दुनिया में या विश्व में अगर मैं बात करूं, जितनी भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंटरैक्शन के थ्रू, बिल्कुल डायरेक्ट इंटरैक्शन के थ्रू आपको उसके बारे में जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं पता पड़ रहा है जो जो यूनिक हो, जो स्पेसिफिक हो, जो सिर्फ आप ही को पता चल रहा है या कुछ लोगों को पता चल रहा है ना। तो जो सबके सामने है, जो सब देख सकता है। अब पेड़ है तो पेड़ को तो सब देख सकता है, पानी है तो पानी को तो सब देख सकता है, पेन है पेन को सब देख सकता है, ठीक है, मुझे आपको सब कोई देख सकता है, ठीक। तो आप उस बारे में जब इंफॉर्मेशन लो, जो भी इस श्लोक में है, साधारण तरीके से एकदम ऑर्डिनरी वे में जब आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो या परसीव करते हो, तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अब ये क्या है, ये आपका लौकिक है। दूसरा क्या है, अलौकिक। अलौकिक माने असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि आपके कांटेक्ट के बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। तो वो इजीली नहीं मिलती, वो सबको नहीं मिलती है ना। तो अब क्या है इसके अंदर में, थोड़ा सा समझते हैं इसके अंदर में, ठीक है। देखो, जो आपको नॉलेज मिल रही है ऑर्डिनरी तरीके से, यानी कि इस लोक के बारे में ऑर्डिनरी तरीके से जो आपको मिल रही है, जो डायरेक्टली वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है उनके सामने मिल रही है, उसमें भी दो पार्ट है। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है और इंटरनल है। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य या बाहरी, इंटरनल का मतलब अंदरूनी। एक्सटर्नल क्या बोलता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। आंख है, आंख से आपने क्या देखा, पेड़ देखा, बाहरी जानकारी मिल गई। नोज है, नोज से आपने बाहर की कोई चीजें मतलब स्मेल किया, ठीक है। जब स्मेल किया तो आपको पता चला कि अच्छा ये इसको इसको स्मेल करने से इसकी जो श्वास है उसको लेने से पता चल जाएगा कि बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, अच्छी स्मेल है, फ्रेग्रेंस कैसी है, उसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री। ईयर्स, कान से सुना, ठीक है, कान से सुना। सुनने के बाद में आपको क्या पता चलेगा, सुनने के पता चलेगा आवाज ऊंची है, नीची है, धीमी है, तीखी है, मीठी है, कैसी भी आवाज है ये पता चल जाएगा। स्किन, स्पर्श करके, फैब्रिक, ठीक है। टंग, जिह्वा के माध्यम से। टेस्ट, आप कोई भी चीज टेस्ट करते हो। ये क्या है, मेंटल अवेयरनेस है, इसको बोलेंगे क्या, मेंटल अवेयरनेस। मनसा, जो आपने ऊपर पढ़ा ना इंग्लिश में, मनसा, मेंटल अवेयरनेस, ठीक। मेंटल अवेयरनेस जो होता है, मनसा जो होता है, मन, जो आपकी बुद्धि में जो आपके जो नॉलेज आ रहा है वो, और जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन के बीच में और आपके माइंड के बीच में एक इंटेलिजेंस होता है, उसको बोलते हैं मनसा, ठीक है। जो चीजों को इंटरप्रेट करने में आपकी मदद करता है। अब जैसे पानी पिया, पानी ठंडा है या गर्म है, ठीक है, इसको मेरा मेंटल अवेयरनेस बताएगा कि ये पानी जो है वो ठंडा है, गर्म है। ये कनेक्टिविटी होती है, एक मीडिएट होता है। हमने टच किया, लेकिन टच करने और हमें फील करने के बीच में एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं मनसा, मेंटल अवेयरनेस उसको बोल दिया, ठीक है। अब दो पार्ट होते हैं क्या, हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्या, लौकिक की बात कर रहे थे, साधारण की बात कर रहे थे। उसके अंदर दो पार्ट्स है। पहला है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल आईज, नोज, ईयर्स, टंग, और ये सारी चीजों को देख करके जब आप चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से आपको ज्ञान मिल रहा है। दूसरा है इंटरनल, इंटरनल माने इनर सेंस। अब अंदरूनी आपके दिमाग में कुछ सुना है ना, सिक्स्थ सेंस एक वर्ड सुना होगा। वाइब्स आती है, कभी कभी पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कोई परेशान रहता है तो आपको फील होना शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव परसेप्शन, यानी कि बौद्धिक जो आपका प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो आपके बौद्धिक विकास हुआ है, डिपेंडिंग आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो आपने अर्जित किया है उसके बारे में। फीलिंग्स, इमोशंस वो आपके अंदर है, ठीक है। तो वहां भी आपको पता चलता है, मतलब आपके सामने अगर कोई परेशान है तो आपका एक कनेक्शन होता है उससे, तो पता चल जाता है ना। आप इतना मेडिटेट करते हो कि आपको पता चल जाता है कि सामने जो पर्सन आया हुआ है उसका बस फेस देख करके, उसने बोला नहीं कुछ, आपने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ वो नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग्स को, उसकी बात को आप समझ गए।
इसके लिए ये इंटरनल, मतलब इंटरनल रूप से जब आप किसी चीज को समझ पाते हो, इंटरनल सेंस होता है आपका, सिक्स सेंस होता है, ठीक, आपने उसको देखा लेकिन आप समझ गए, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, क्या दो तरीके होते हैं, आपका इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। ये किसके अंदर में आया है आपका, ये ऑर्डिनरी के अंदर में, लौकिक के अंदर में आया जो इस श्लोक में है, ठीक है। तो उसमें भी क्या थे, दो पार्ट थे, इंटरनल था, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल में मतलब आपकी आईज, नोज, ईयर्स, स्मेल, टेस्ट ये आ जाएगा। इंटरनल में इनर सेंस, कॉग्निटिव परसेप्शन, और उसके बाद में कॉग्निटिव परसेप्शन के साथ में आपके क्या आ जाएंगे, फीलिंग्स आ जाएगी। अब ये तो हो गया ऑर्डिनरी, जो साधारण रूप से, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है उनके बारे में अपने सेंसेस का यूज करके आप पता कर रहे हो। अब जो इस दुनिया, अलौकिक, पारलौकिक चीजों के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के बारे में जब आपको पता चल जाए, जो आपके कॉन्टैक्ट के बियॉन्ड है, जब आपको उनके बारे में पता चलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये क्या है, टाइप्स हैं, प्रत्यक्ष के टाइप्स हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी तीन पार्ट है। पहला क्या है, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण देख करके आपको चीजों के बारे में पता चल जाए। फिर दूसरा है ज्ञान लक्षण, और फिर तीसरा है योगज, ठीक। ये तीन चीज है जो आपके सोच विचार के भी परे है। मतलब सोच विचार के परे की बात मैं नहीं कहूंगी, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट के परे है, जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में पता चल जाता है। अब कैसे पता चलता है, आपने मेडिटेशन किया है, आपने साधना की है, आपका एक जो आंतरिक शक्ति इतनी ज्यादा विकसित है। देखा होगा आपने कि कुछ पंडित ऐसे होते हैं या तपस्वी ऐसे होते हैं जिनको आसपास अगर कोई दैवीय शक्ति है तो उनका आभास हो जाता है। मेरे गूज बम्स होना शुरू हो गए, रोंगटे मेरे मतलब गूज़बम्प्स होने लगे मुझे। तो ये साधारण रूप से नहीं मिलता है ना, साधारण रूप से ये चीजें नहीं मिलती है। वो मेडिटेशन से मिलता है, तपस्या से मिलती है, योग से मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से मिलता है। उनका कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से हो जाता है या दैवीय शक्ति से हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसे तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, जो आसपास अगर कोई चीज ऐसी मौजूद है जो कि सामान्य नहीं है, तो वो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो है ऐसा यहाँ पे जो कि मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, है ना। कुछ तो है यहाँ पे ऐसा जो कि सामान्य रूप से नहीं उपस्थित हो सकता है, या सामान्य रूप से मौजूद नहीं हो सकता। तो ये एक साधना है, साधना करके जो बियॉन्ड आपके डायरेक्ट कांटेक्ट की है, उनकी भी चीजों को आप पता लगा सकते हो। जैसे कि बात करें, जिस वक्त ये शास्त्र लिखे गए थे, न्याय शास्त्र या दर्शन शास्त्र की बात कही जा रही थी, उस समय महादेव के बारे में या श्री राम के बारे में, या हम बात करें जो महाभारत की आप बात कर लीजिए, चाहे आप सतयुग त्रेतायुग या जिस भी युग की बात कर लीजिए, तो बहुत सारे ऋषि उस वक्त प्रस्तुत नहीं थे, मौजूद नहीं थे। अब युद्ध हो रहा है कहाँ, 20 मील दूर, 20 कोस दूर युद्ध हो रहा है। अब हमें क्या पता, लेकिन हमने इतनी शक्ति अर्जित की हुई है कि हमने नेत्र अपनी बंद की और वहां पे क्या हो रहा है और आपको पता चल गया। वो आपके बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल था, बियॉन्ड डायरेक्ट कांटेक्ट था, लेकिन आपकी शक्ति के माध्यम से, आपकी साधना के माध्यम से, आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, तो जो बियॉन्ड डायरेक्ट कांटेक्ट है आप उसको भी पता कर सकते हो। आज भी इस दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन काफी दुर्लभ है, और ऐसे लोग देखने में भी जल्दी मिलते नहीं हैं। तो ये एक सच्चाई है कि आज भी ऐसे मौजूद हैं लोग। तो बहरहाल टॉपिक पे आइए, तो ये क्या था, ये टाइप्स थे, किसके टाइप से, प्रत्यक्ष के टाइप थे। प्रत्यक्ष के टाइप्स की अगर बात करें तो दो टाइप्स में आते हैं, एक आता है लौकिक, साधारण, ऑर्डिनरी। दूसरे होते हैं अलौकिक, यानी कि असाधारण, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब लौकिक कौन है, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को देखा, कुछ भी चीजों को देखा और अपने सेंस का यूज किया और समझ में आ गया। अब इसमें भी दो पार्ट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल। जब आप एक्सटर्नल सेंसेस का यूज करते हो, जैसे कि आईज के थ्रू, नोज के थ्रू, स्मेल के थ्रू में, उसके बाद में कान के थ्रू में, टंग के थ्रू में, स्किन के थ्रू में, और इंटरनल जब आप इनर सेंस, सिक्स्थ सेंस का यूज करते हो, कॉग्निटिव परसेप्शन का यूज करते हो, फीलिंग्स इमोशंस का यूज करते हो, तो वो हो गया क्या, डायरेक्ट आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाते हो, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, अलौकिक, यानी कि असाधारण, जो कि बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो क्या, सामान्य लक्षण है, ज्ञान लक्षण है और योगज है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। टू स्टेजेस ऑफ प्रत्यक्ष, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, दो स्टेजेस होते हैं। इंडिटर्मिनेट होता है, जिसको आप निर्विकल्प बोलते हो। सेकंड होता है क्या, डिटर्मिनेट और सविकल्प होता है। These are actually not two different kinds of perception. ये two different kinds of perception नहीं है, but earlier and the later stages, कोई एक पहला है, दूसरा है, जो हमने ऊपर पढ़ा। दो स्टेजेस पढ़े हमने ऊपर, क्या पढ़ा, पहला पढ़ा क्या हमने, निर्विकल्प पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा क्या, सविकल्प पढ़ा। पहले कोई भी चीज आप निर्विकल्प, आपने कोई भी चीज ऊपर ऊपर से देखा,
निर्विकल्प हो गया। आपने उसके अंदर में फिर अंदर जो है डिटेल में पढ़ा, वो सविकल्प हो गया। तो निर्विकल्प और सविकल्प हो गया। ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। मतलब एक ही चीज का दो स्टेज है। कुछ किसी चीज को आप पहली बार देखते हो फिर उसके अंदर जाते हो, तो ये स्टेजेस हो गए, ठीक है। ऑल परसेप्शन इज डिटर्मिनेट। जितने भी परसेप्शन होते हैं सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनेट होते हैं, माने सविकल्प नेचर के होते हैं। सारे सारे ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने खाना नहीं खाया होता तो ये सच्चाई हमें पता ही नहीं चलती कि जो है वो खाने में जो नमक है वो है ही नहीं, है ना। खाने में नमक तो है, वो ये बात तो सच्चाई है, लेकिन हमें पता कब चला, जब हमने उसको खाया। तो जो सच्चाई है वो तो है ही, मतलब इसका जो नेचर था वो डिटर्मिनेट ही था। ऐसा थोड़ी है कि सच्चाई जो है वो बदल जाएगी, हम खाएं या ना खाएं, सच्चाई तो रहेगी ही। तो हर एक जो प्रत्यक्ष है, जो चीजें आपके सामने है, उसकी सच्चाई कभी बदल नहीं सकती है, वो रहेगा, भले ही आपके संज्ञान में आए ना आए, पता नहीं है। खाने में नमक नहीं है तो नहीं है भाई, ये सच्चाई आपके सामने है। अब आप खाओगे, आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी परसेप्शन होते हैं, जितनी भी चीजें प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, उनका जो नेचर है वो सविकल्प नेचर होता है। मतलब वो रियल होते हैं, जो होते हैं जैसे होते हैं वो होते ही हैं, ठीक है। बट इज नेसेसरली प्रीसीडेड बाय अर्ली स्टेज व्हेन इट इज इनडिटर्मिनेट। लेकिन आपको उसके बारे में जानने के लिए पहले आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा और इनडिटर्मिनेट वाले पोजीशन में आना पड़ेगा। बेयर सेंसेशन और सिंपल एप्रीहेंशन इज निर्विकल्प, ठीक है। जब आपने सिर्फ सेंस का यूज किया और सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखा तो वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष रूप से आपने उस चीज के बारे में नॉलेज लिया, ठीक है। अब आगे क्या है कि परसेप्शन, जजमेंटल और रिलेशनल एप्रीहेंशन इज सविकल्प, ठीक है। परसेप्शन इज कॉम्प्लेक्स इनडिटर्मिनेट परसेप्शन फॉर्म ऑफ मटेरियल आउट ऑफ डिटर्मिनेट परसेप्शन इज शेप्ड बट दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली इन थॉट्स एंड नॉट डिवाइडेड इन रियलिटी। वही चीज है कि आपने किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखा, फिर उसके बाद में उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, बट वो रियलिटी है एग्जिस्ट में, भले ही आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो या ना लो, ठीक है। आगे क्या है कि निर्विकल्प परसेप्शन इज इमीडिएट एप्रीहेंशन द बेयर अवेयरनेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर। मैंने आपको चार्ट चार्ट से पढ़ा दिया, सिर्फ चार्ट चार्ट से भी पढ़ लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और वहां पे मैंने तो आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। जो प्रत्यक्ष है वो कितने दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, लौकिक होता है, अलौकिक होता है। जो भी मैंने आपको बताया ऊपर, एक बार रिवीजन और करा दूंगी तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जिसको आप परसेप्शन, जिसको आप टेस्ट और साउंड देख करके, साउंड करके, टच स्मेल करके, आप किसी चीज को सेंसरी ऑर्गन का यूज करके आप किसी चीज के बारे में समझते हो, तो वो क्या हो गया, वो आपके परसेप्शन का पार्ट हो गया। इसके बाद में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में क्या आता है, जो जो इस श्लोक में है वो लौकिक हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन जो आपके बियॉन्ड डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो सामान्य रूप से आप इनको प्राप्त नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में हमने तीन पढ़ा था, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, और फिर उसके बाद में यही तो तीन पढ़ा ना, सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण, और फिर उसके बाद में एक और था आपका, ठीक है, योगज, ठीक है। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और आपका योगज है, ठीक है। तो हाँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, जो बियॉन्ड द परसेप्शन है। ऑर्डिनरी पढ़ा, साधारण रूप से जो चीजें आप देख रहे हो उसमें भी क्या था, इंटरनल था, एक्सटर्नल था। इंटरनल में क्या था, आपके सेंसरी, एक्सटर्नल में क्या था, आपके सेंसरी ऑर्गन से, नाक का नाक, मुंह के थ्रू आप जो चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो। इंटरनल में क्या था, आपका सिक्स सेंस, कॉग्निटिव परसेप्शन, ठीक है। आप कोई भी चीज फीलिंग्स के थ्रू समझ रहे हो, वो आपका हो गया क्या, इंटरनल एक्सटर्नल का पार्ट हो गया। वो आपका ऑर्डिनरी, सामान्य लौकिक रूप से जो चीजें आपके आसपास आपको दिख रही है उनका। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके बियॉन्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। अब उसमें भी तीन पार्ट थे, सामान्य लक्षण था, ज्ञान लक्षण था, और फिर उसके बाद में योगज था, ठीक है। योगज में आपके शरीर, आत्मा और मन का जब योग होता है तो उसको बोलते हैं योगज, ठीक है। पहले समय सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण क्या है, परसेप्शन ऑफ द परसेप्शन, सामान्य लक्षण परसेप्शन इज अ परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को सामान्य करना, कोई एक ऐसी चीज है, पर्टिकुलर चीज है और उसको सामान्य कर देना। मतलब एक छोटी सी नॉलेज के बेस पे आप जब कोई बड़ी नॉलेज पे पहुंच जाते हो, छोटी सी नॉलेज आपको पता थी, छोटी सी नॉलेज के बारे में आपने स्टडी किया और आपको बड़ी सी नॉलेज पता चल गई। जैसे कि ब्लड सैंपल लेते हो, तो ब्लड सैंपल में क्या होता है, अगर आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में शुगर कितना है, शुगर का लेवल कितना है, आपको सिर्फ इतना पता करना है, तो उसके लिए आपको सैंपल लेना पड़ेगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आपने ब्लड सैंपल लिया, डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, अच्छा ब्लड सैंपल लिया, उसका टेस्ट करते हैं, तो ब्लड सैंपल से आपको अंदर की बातें पता चलती है कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है ना, आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो आपकी बॉडी के अंदर में कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। जब आप पर्टिकुलर चीज से आप कोई एक बड़ी चीज के बारे में आप नॉलेज लेते हो तो उसको बोलते हैं क्या, सामान्य लक्षण। सामान्य सी बात से लेकर के, या किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन लेकर के आप सामान्य की बात करना, वो क्या हो जाएगा, आपका सामान्य लक्षण। ज्ञान लक्षण क्या है, जो हमारी सेंसेस आगे तक देख सकती हैं, मतलब नॉर्मल फंक्शनैलिटी से भी आगे देख करके हमारी सेंसेस जो है वो ले ले। अब ये कहां से आएगा, ये ज्ञान से आएगा। जैसे जो ऋषि थे, मुनि थे, जो ऋषि थे, मुनि थे, वो क्या करते थे, ध्यान लगाते थे, बैठते थे और बस आसपास चीजें क्या हो रही हैं, आंखें बंद है लेकिन उनको सब दिख रहा होता है, सब पता हो रहा होता है, महसूस हो रहा होता है, कहां से कैसे
इतना ज्यादा उन्होंने खुद के ऊपर मेडिटेट किया होता है, इतना ज्यादा उनका कंट्रोल होता है अपने माइंड पे, अपनी बुद्धि पर। यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है आपका त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा कंट्रोल होता है उनका कि उनको ज्ञान इतना ज्यादा, वो अगल बगल की चीजों को जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है लेकिन अपने ज्ञान के माध्यम से उसको सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसके आगे का भी देख पा रहे हैं, उसके आगे का भी सोच पा रहे हैं। उनको पता है कि अच्छा इसने इतना किया है तो आगे ये परिणाम होगा। क्यों? कि भाई हमें पता है, हमें अनुभव है, हमें ज्ञान है, तो हमें पता है। नॉर्मल फंक्शनैलिटी से भी आगे का जो सोच पाया, जो देख पाया, उसको बोलेंगे क्या? ज्ञान लक्षण। ठीक, तो क्या लिखा है कि ज्ञान लक्षण परसेप्शन इज कॉम्प्लिकेटेड परसेप्शन। ये कॉम्प्लिकेटेड परसेप्शन होता है और एसोसिएशन के थ्रू में होता है। थ्रू एसोसिएशन चीजों को आप इकट्ठा करते हो और चीजों के बारे में आप क्या मतलब इकट्ठा करते हो का मतलब क्या? बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके ज्ञान में, आपके मस्तिष्क में चीजें ऑलरेडी इकट्ठा है, ज्ञान के रूप में मौजूद है। बस आप चीजों के बारे में जब आपको पता करना होता है तो बस आप उसके बारे में सोचते हो और उसके आगे की चीजें भी आपको पता चल जाती हैं। इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान लक्षण। ठीक है, अब क्या होता है, समटाइम्स डिफरेंट सेंसेशन बिकम्स एसोसिएटेड एंड फॉर्म्स एंड परसेप्शन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? द थर्ड काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन इज कॉल्ड योगज परसेप्शन। इसको योगज परसेप्शन बोलते हैं। दिस इज इंट्यूटिव, ये इंट्यूटिव होता है, और इमीडिएट परसेप्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पोसेस्ड बाय योगीज थ्रू द पावर ऑफ मेडिटेशन। वही चीज मैंने आपको बताया जो योगीज लोग करते हैं, है ना, पावर ऑफ मेडिटेशन। योगीज लोग जो करते हैं पावर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके आप आगे चीजें पीछे सब चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है। जैसे कि बड़े बड़े जो है जंगलों में अगर बात करें तो एक सुपर सेंशियस या सुपरा सेंशियस सुपर रिलेशनल पावर उनके अंदर में डेवलप हो जाती है। सिर्फ आंख बंद किया, मेडिटेशन की इतनी शक्ति होती, इतनी शक्ति होती है मेडिटेशन की, वो कि एक पॉइंट पर उनका जो बॉडी है, शरीर मन जो अंदर है और आपका मस्तिष्क, शरीर मन और मस्तिष्क जब इनका योग होता है तो इनको बोलते हैं योगज। योगज में मतलब योग होता है। योग का मतलब क्या? योग का मतलब क्या? योग का मतलब आप अपने भाषा में समझोगे तो किसी चीज का योग होना, जुड़ना, प्लस एडिशन, यही होता है ना, एडिशन, ऐड करना। लेकिन यहां पे क्या ऐड करोगे? यहां पे आप ऐड कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपनी सोल को। शरीर मन और आत्मा का जिस पॉइंट पे मिलन होता है, और वो पॉइंट हमारे शरीर में कहां होता है? ये सेंटर पॉइंट होता है, यहां होता है सेंटर पॉइंट। लाइफ में कितनी भी बड़ी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, कुछ मत करो, 5 मिनट यहां पर योगज वाले पॉइंट पर अपने पिन करो। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, कहने वाली चीजें प्रैक्टिकल चीजें, करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ना यकीन हो तो करके देखना, प्रैक्टिकल चीजें हैं। काम बैठो, रिलैक्स बैठो और यहाँ पर पिन पॉइंट पे ऐसे 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 करो, इसको प्रेस करो हल्का हल्का। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इंग्लिश में क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलूंगी तो आपको क्लिक करेगा, समझ में आएगा। हिंदी में योगज बोलूंगी और योग का साधना, योग का पॉइंट बोलूंगी तो आपको मजाक समझ में आएगा। ठीक है, होता है ऐसे। खैर क्या ही करें, यही तो कारण है कि पहले हमने वेस्टर्न लॉजिक पढ़ा और आज इंडियन लॉजिक पढ़ना पड़ रहा है। तो इंडियन लॉजिक पहले पढ़ लिया होता तो शायद वेस्टर्न भी समझ में आ गया होता। अब वेस्टर्न ने इसलिए वेस्टर्न लॉजिक बोला क्योंकि भाई उनको समझने के लिए, आपस में समझने के लिए उनको उनकी भाषा में रूपांतरण करना था, अपनी भाषा में समझने के लिए उन्होंने रूपांतरण किया। अब हम लोग अपना ही भाषा छोड़ करके उनका समझ रहे हैं, तो हमें तो ना अपना समझ में आया ना उनका समझ में आया, तो हमारे साथ दुविधा तो ये है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, सेशन समझ में आया होगा, और एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, 2x करके देखना। चीजें एक ही बार में आपको 80% समझ में आ जाएंगी। यहां पे आपका प्रत्यक्ष पूरा हो गया। अब इसके बाद आपका जो है वो अनुमान है, जो है अनुमान हम लोग पढ़ेंगे कल वाले सेशन में, क्योंकि एक ही बार में मैं आपको भरना नहीं चाहती हूँ। जितना आप एक बार में इनटेक कर सकते हो उतना ही मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको अनुमान बताऊंगी। इसके बाद अनुमान जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और उपमान छोटा है, शब्द भी छोटा है, अर्थपति और अनुपलब्धि ये सब छोटे छोटे हैं। फिर स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सारी चीजें पढ़ करके इंडियन लॉजिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको जितना सिंप्लीफाइड मैं कर सकती हूँ उतना सिंप्लीफाइड क्या, चार्ट पढ़ लेना, जितना मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उतना उतना पढ़ लेना। और इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, मतलब इतने चार्ट सोर्स मैंने बनाए हैं, तब कहीं जाकर के ये मैं पीडीएफ आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहां से पॉइंट बना करके हाइलाइटर से हाईलाइट करके अपने हिसाब से भी कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन इससे पक्का बनते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, अगले सेशन में मैं आपको अंदर और डिटेल में कुछ और भी चीजें बताऊंगी। ठीक है, आई होप कितना सेशन आपको समझ में आया होगा। देखिए
ये टॉपिक ऐसा है जो पहले नहीं था आपके सिलेबस में, नया है, हमारे लिए भी नया है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ा, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद में और जो कुछ मुझे पहले से नॉलेज थी, है ना, उस नॉलेज को भी मैंने यहाँ पे समावेश किया, समावेश करके अपने शब्दों में जो मैम आपको मैंने समझाया है, जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आया, कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि मेहनत, मुझे ऐसा लगेगा कि सफल हुई या नहीं हुई, क्योंकि फाइनली आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये वेस्ट जाएगा, ये पूरी मेहनत मेरी वेस्ट जाएगी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो, है ना। तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक कितना समझ में आया। इसके बाद तो मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी, तो इतना जरूर से आप करिएगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना रिप्लाई करिएगा। बाकी का जो 2 पार्ट में मैं आपको कराऊंगी ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। 2x में इस वीडियो को एक बार और देख लेना। बाकी क्या करना है आपको, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पूरा एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ लेना। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना। इस वीडियो को देखने के बाद 80% समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो को दोबारा देख लोगे 2x की स्पीड में तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, वीडियो को अगर नहीं देखना चाहते हो दोबारा दूसरी स्पीड में, तो डाउनलोड करके पीडीएफ आज पढ़ लेना, फिर कल पढ़ लेना, फिर तीसरे दिन पढ़ लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। इंडियन लॉजिक से 2 सवाल आता है, 2 से अगर 3 में है तो आपका पक्का हो जाना है। कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर कैसा लगा मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मैंने इसमें चीजें इनपुट डाला है आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में बाकी की चीजें मैं आपको बताऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट है, गेट सक्सेस है। कमेंट सेक्शन में आकर जरूर वेट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं फर्दर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ या सुधार कर सकूँ, या वैसे तो पूरी प्रयास है कि एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करके। तो ऑल द वेरी बेस्ट है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।